एक करोड़पति ने अपनी नौकरानी को अपनी अंधी बेटी की रक्षा करते देखा और सच्चाई जानकर सदमे में आ गया। बगीचे में चीख, अपने गंदे हाथ मेरी सौतेली बेटी से हटाओ अभी, जंगली औरत, उसे छोड़ दो। चीख ने दोपहर की शांति को ऐसे फाड़ दिया जैसे कांच जमीन पर टूट गया हो। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई पिछली बहस नहीं थी जो धीरे धीरे बढ़ती। यह एक तात्कालिक हिस्टीरिया का विस्फोट था। विशाल पिछले बगीचे के केंद्र में, एक ऐसे सूरज के नीचे जो अपनी खुशी भरी चमक से इस दृश्य का मजाक उड़ाता प्रतीत हो रहा था, एक ऐसा टकराव चल रहा था जो किसी का भी खून जमा देता। गीता, घरेलू सहायिका, घास पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी नीली वर्दी, जो आमतौर पर बेदाग रहती थी, घुटनों पर मिट्टी और घास से सनी थी, लेकिन उसे अपने कपड़ों की परवाह नहीं थी। उसकी बाहें दिव्या के छोटे शरीर को हताश बल से घेरे हुए थीं, जो घर के मालिक की अंधी बेटी थी। गीता उस महिला को नहीं देख रही थी जो उस पर चिल्ला रही थी। उसने अपना चेहरा बच्ची के बालों में छुपा रखा था। रुक रुक कर कुछ शब्द फुसफुसा रही थी, अपनी आवाज से एक ध्वनि अवरोध बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्ची उन गालियों को न सुन सके जो उन पर बरस रही थी। उनके सामने खड़ी प्रियंका सफेद रेशम में लिपटी क्रोध की एक मूर्ति जैसी लग रही थी। उसका चेहरा, जो आमतौर पर उत्तम मेकअप की परतों और धर्मार्थ समारोहों के लिए तैयार मुस्कुराहटों से बना होता था, लाल और नसों से भरे क्रोध से विकृत था। उसकी तर्जनी उंगली, एक पूरी तरह से मैनिक्योर किए हुए नाखून के साथ, गीता के सिर की ओर ऐसे इशारा कर रही थी जैसे वह एक भरी हुई बंदूक की नली हो। तुम एक चोर हो, एक धोखेबाज हो, प्रियंका चिल्लाई। उसकी आवाज असहनीय ऊंची स्वर में टूट गई। मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी तरह के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। दिव्या, जो सिर्फ 7 साल की थी, जोर से कांप रही थी। उसकी धुंधली और दृष्टिहीन आंखें अंधेरे में एक संदर्भ की तलाश में फ्रैंटिकली इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ आतंक मिला। उसके छोटे हाथ गीता की वर्दी के सस्ते कपड़े को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वह जोर जोर से नहीं रो रही थी। उसका रोना एक दबी हुई सिसकी थी, एक फंसे हुए छोटे जानवर की आवाज जिसे पता है कि कोई बचकर निकलने का रास्ता नहीं है। कृपया मेम साहिब, प्रियंका, अपनी आवाज धीमी करें। गीता ने 1 सेकंड के लिए सिर उठाकर विनती की। उसकी गहरी आंखों में अपने लिए डर नहीं था, बल्कि बच्ची के लिए पूर्ण आतंक था। आप उसे डरा रही हैं, देखिए वह कैसे कांप रही है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तुम मुझे मेरे भविष्य के घर में आदेश नहीं दोगी। प्रियंका गरज उठी, एक धमकी भरा कदम आगे बढ़ाते हुए, हाथ ऐसे उठाया जैसे वह मारने वाली हो। तुम मुझे यह बताने की हिम्मत मत करना कि इस बच्ची से कैसे व्यवहार करना है। ठीक उसी पल हवेली के कांच के दरवाजे धड़ाम से खुल गए। राज अपना फोन हाथ में लिए और सूट का जैकेट खुला छोड़ते हुए भागता हुआ बाहर आया। उसने 3 कमरों की दूरी पर अपने दफ्तर से चीखें सुनी थी। राज को देखना एक ऐसे आदमी को देखना था जिसके पास बैंक में सब कुछ था, लेकिन आत्मा में कुछ भी नहीं था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से वह पैसा बनाने वाली एक मशीन बन गया था। स्नेह को दूसरों पर छोड़ दिया था, अपनी बेटी के लिए दूसरों को प्यार करने के लिए काम पर रखा था। वह दृश्य देखकर अचानक रुक गया। उसके दिमाग को, तस्वीर को संसाधित करने में कुछ सेकंड लगे। उसकी मंगेतर, वह सुंदर महिला जिससे वह 1 महीने में शादी करने की योजना बना रहा था, चिल्ला रही थी। और उसकी नौकरानी, वह शांत महिला जो उसे कॉफी परोसती थी, जमीन पर थी, उसकी बेटी की रक्षा कर रही थी जैसे वे युद्ध क्षेत्र में हो। यह सब क्या हो रहा है? राज की आवाज एक गंभीर गर्जना थी जिसने प्रियंका की चीखों को क्षण भर के लिए दबा दिया। जो खामोशी छाई वह संक्षिप्त लेकिन भारी थी। गीता ने सिर झुका लिया, दिव्या को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया। प्रियंका ने इसके विपरीत पल भर में अपना चेहरा बदल लिया। लाल क्रोध गायब हो गया और उसकी जगह दुख और शिकार होने का ऐसा मुखौटा आ गया जो इतनी तेजी से आया कि उसे अभिनय का पुरस्कार मिल सकता था। राज बगीचे में आगे बढ़ा। उसके चमड़े के जूते घास पर चरचरा रहे थे। उसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था। उसे नाटक से नफरत थी, उसे घरेलू समस्याओं से नफरत थी। वह शांति के लिए, घर आकर शांति और व्यवस्था पाने के लिए अत्यधिक वेतन देता था, और यह पूर्ण अराजकता थी। राज, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए, प्रियंका ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए और मुश्किल से सांस लेते हुए चिल्लाई। एक घबराहट के हमले का नाटक कर रही थी। यह महिला एक राक्षस है। राज ने गीता की ओर देखा। नौकरानी खड़ी नहीं हुई, वह अभी भी बच्ची को गले लगाए हुए थी। दिव्या ने अपने पिता की आवाज सुनकर गीता की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया था। यह राज के लिए एक थप्पड़ जैसा था।
उसकी अपनी बेटी नौकरानी में शरण ढूंढ रही थी, उसमें नहीं। पापा, दिव्या ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक धागा थी। मुझे अभी स्पष्टीकरण चाहिए, राज ने दोनों महिलाओं को बारी बारी से देखते हुए कहा। उसका लहजा वही था जो वह बोर्ड मीटिंग्स में इस्तेमाल करता था, ठंडा, अधीर और तत्काल आज्ञाकारिता की उम्मीद करता था। प्रियंका उसकी ओर भागी और उसकी बांह से चिपक गई, अपने नाखून उसके सूट के कपड़े में गाड़ दिए। मैंने उसे पकड़ लिया, राज। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। प्रियंका ने बिना आंसुओं के सिसकते हुए कहा। मैं दिव्या को जूस देने बगीचे में आई थी, एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर रही थी, और मैंने इस महिला को उसे धक्का देते हुए, उस पर चिल्लाते हुए देखा, क्योंकि बच्ची ने थोड़ा पानी गिरा दिया था। और यह सब नहीं है। प्रियंका ने नाटकीय रूप से रुकते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज का पूरा ध्यान उस पर था। जब मैंने उसे छोड़ने के लिए चिल्लाया तो मैंने देखा कि वह अपने एप्रन की जेब में कुछ रख रही थी। यह मेरा पन्ना का ब्रोच है, राज, जो तुमने मुझे हमारी सगाई पर दिया था। वह तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही थी और हमें एक ही समय में लूट भी रही थी। राज को लगा कि खून उसके सिर पर चढ़ गया है। उसने गीता की ओर अविश्वसनीयता और गहरी निराशा के मिश्रण से देखा। उसने उस पर भरोसा किया था, उसने उसे अपने घर के दरवाजे खोले थे, और वह उसे ऐसे चुका रही थी, चोरी कर रही थी और अपनी मृत पत्नी की एकमात्र निशानी को चोट पहुंचा रही थी। गीता ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके कोई भी शब्द हवेली की मालकिन की वाक्पटुता से कुचल दिए जाएंगे। उसने बस सिर हिलाया, एक लगभग अगोचर हरकत, और दिव्या के माथे को फिर से चूमा, जो अभी भी हवा में एक पत्ती की तरह कांप रही थी। क्या यह सच है? राज ने पूछा। उसकी आवाज एक खतरनाक स्वर में नीचे आ गई। गीता, क्या तुम्हारे पास मेरी मंगेतर का ब्रोच है? गीता ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दिव्या उससे और कसकर चिपक गई और एक दिल दहला देने वाली सिसकी भर दी। गीता की प्राथमिकता तुरंत बदल गई। उसे अपना बचाव नहीं करना था, उसे बच्ची को शांत करना था। शांत, मेरी जान, शांत, मेरे साथ सांस लो। 1, 2। गीता ने करोड़पति के सवाल को अनदेखा करते हुए फुसफुसाया। उसे अनदेखा करने के इस कार्य ने राज के स्वाभिमान में अंतिम चिंगारी जला दी। झूठा निर्णय। गीता की तत्काल प्रतिक्रिया की कमी को राज ने अपराध स्वीकारोक्ति के रूप में व्याख्या किया। उसके व्यापार की दुनिया में जो चुप रहता है वह स्वीकार करता है। जो आक्रामकता से अपना बचाव नहीं करता है वह इसलिए है क्योंकि उसके पास तर्क नहीं है। वह बलिदान की भाषा नहीं समझता था। वह नहीं समझता था कि कभी कभी कोई अपने स्वाभिमान को निगल लेता है ताकि किसी असहाय प्राणी को डराए नहीं। प्रियंका, राज की आंखों में संदेह महसूस करते हुए और अधिक बल के साथ हमला किया, नौकरानी की चुप्पी का फायदा उठाते हुए। उसे देखो, उसमें इनकार करने की भी शालीनता नहीं है, प्रियंका ने घृणा से थूकते हुए कहा, एक शिकारी की तरह गीता के चारों ओर घूमते हुए। वह इस बात का फायदा उठाती है कि दिव्या अंधी है। राज, सोचो, बच्ची यह नहीं देख सकती कि वह क्या करती है। निश्चित रूप से वह महीनों से हमें धीरे धीरे लूट रही है। और कौन जानता है कि वह बच्ची के साथ क्या भयानक चीजें करती है जब हम नहीं होते। इसलिए दिव्या इतनी अंतर्मुखी है, इसलिए वह हमेशा डरी हुई रहती है। यह इस महिला की गलती है। प्रियंका के शब्द शुद्ध जहर थे, सावधानी से राज की कमजोरियों को छूने के लिए डिजाइन किए गए थे। एक अनुपस्थित पिता होने का उसका अपराध और उसकी विकलांग बेटी को किसी के चोट पहुंचाने का डर राज को अचानक मतली महसूस हुई। गीता द्वारा अपनी अंधी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की छवि उसके दिमाग में बैठ गई। उसे वे सभी बार याद आए जब वह काम से देर से आता था। वे सभी बार जब उसने यात्रा की और दिव्या को इस महिला की देखभाल में छोड़ दिया। उसने अपनी बेटी को एक जल्लाद के हाथों में छोड़ दिया था। उठो, राज ने आदेश दिया। उसकी आवाज में अब कोई संदेह नहीं था, केवल एक तीखी ठंडक थी। गीता धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसे दिव्या के छोटे हाथों को उसकी गर्दन से धीरे से हटाना पड़ा। नहीं गीता, मुझे मत छोड़ो। बच्ची हताशा में हवा में हाथ मारते हुए रोई। मैं यहां हूं मेरी जान, मैं यहीं हूं, मैं बस खड़ी हो रही हूं। गीता ने उसे आश्वासन दिया। उसकी मधुरता वातावरण के तनाव के विपरीत थी। एक बार खड़ी होने पर गीता राज की प्रभावशाली आकृति और प्रियंका की अकड़ के सामने छोटी दिख रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने एप्रन को सीधा किया। मालिक राज, गीता ने कहा, अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए, हालांकि अंदर से वह टूट रही थी। मैंने कुछ नहीं चुराया है और कभी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कभी भी दिव्या बिटिया को गलत इरादे से हाथ नहीं लगाया है।
वह मेरे लिए एक बेटी जैसी है। कितनी ढीठ है। प्रियंका ने अविश्वास और उपहास भरी सूखी हंसी छोड़ते हुए बीच में टोका। एक बेटी जैसी? कृपया, तुम नौकरानी हो। हम तुम्हें सफाई करने और खाना खिलाने के लिए पैसे देते हैं, मां बनने का नाटक करने के लिए नहीं। और चोरी के बारे में, राज, अभी उसकी जेब की तलाशी लो। राज ने गीता के एप्रन की सामने वाली जेब की ओर देखा। एक छोटा सा उभार दिख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह चाहता था कि यह झूठ हो। वह चाहता था कि गीता एक रुमाल, एक खिलौना, कुछ भी ऐसा निकाले जो वह गहना न हो। अपनी जेब से जो कुछ भी है निकालो, राज ने मांग की। गीता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, धैर्य के लिए प्रार्थना की। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और धीमी गति से उस वस्तु को बाहर निकाला। शाम के सूरज ने पन्ना और हीरों को चमकाया। ब्रोच वहीं था। प्रियंका ने डर का स्वांग रचते हुए जीत की चीख मारी। देखा, मैंने तुमसे कहा था। उसने चिल्लाते हुए गीता के हाथ से गहना छीन लिया। यह उसे ले जाने वाली थी। निश्चित रूप से वह अपने छुट्टी के दिन का इंतजार कर रही थी ताकि इसे किसी घटिया गिरवी घर में बेच सके। राज को पेट में एक खालीपन महसूस हुआ। भौतिक सबूत अकाट्य थे। वह उसके हाथ में था। गीता ने 2 साल की सेवा में जो कुछ भी बनाया था, भरोसा, सम्मान, 1 सेकंड में ढह गया। उसने यह पूछने के लिए नहीं रुका कि ब्रोच वहां क्यों था। उसने यह नहीं पूछा कि क्या किसी ने उसे रखा था। उसने इस तर्क का विश्लेषण नहीं किया कि एक अनुभवी चोर घर के मालिकों से बहस करते हुए अपनी लूट को सामने वाली जेब में क्यों रखेगा। क्रोध ने उसे अंधा कर दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है? राज ने निराश होकर पूछा। गीता ने प्रियंका की ओर देखा। उसकी होठों के कोनों पर मुश्किल से छिपी विजयी मुस्कान देखी। गीता को सच्चाई पता थी। प्रियंका ने चिल्लाना शुरू करने से ठीक पहले यह बहाना बनाकर कि ब्रोच का क्लैस्प ढीला था, उसे कुछ मिनट पहले ब्रोच पकड़ने के लिए कहा था। यह एक जाल था, एक मोटा और क्रूर जाल। लेकिन अगर गीता अभी बिना सबूत के मालिक की मंगेतर पर आरोप लगाती तो वह केवल एक हताश झूठी लगती। और सबसे बुरा, अगर वह अभी चिल्लाने की जंग शुरू करती तो दिव्या को और अधिक दुख होता। बच्ची पहले ही जमीन पर थी, खुद को हिला रही थी, अपने कानों को ढक रही थी। मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे मालिक, गीता ने अनंत दुख के साथ कहा। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप किस पर विश्वास करेंगे। मैं बस आपसे विनती करती हूं, कृपया अपनी बेटी को देखिए। वह जानती है कि उसे कौन प्यार करता है। बस नाटक बहुत हुआ। राज ने बात काटी, नौकरानी की गरिमापूर्ण नजर से उत्पन्न अपराध बोध को संभालने में असमर्थ। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सामान समेटो और तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मेरे पास पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करने के लिए 10 मिनट हैं। इसे मेरी तुम्हारे प्रति आखिरी दया मानो। राज, तुम्हें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए, प्रियंका ने जोर दिया। वह एक अपराधी है। मैंने कहा वह जा रही है। राज चिल्लाया, अपनी आपा खोते हुए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गीता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने अपने गले में जल रहे बेबसी के आंसुओं को निगल लिया। वह दिव्या की ओर मुड़ी, जो अभी भी घास पर थी, अंतिम निर्णय से अनजान लेकिन दुश्मनी से वाकिफ थी। गीता आखिरी बार झुकी, प्रियंका की हथियारी नजर को अनदेखा करते हुए। मेरी बहादुर बच्ची, गीता ने दिव्या के कान के पास फुसफुसाया। मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, लेकिन तुम मजबूत हो। याद रखना, हमने क्या अभ्यास किया था। तुम मजबूत हो। नहीं गीता, मत जाओ। दिव्या ने चिल्लाते हुए उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन गीता पहले ही हट गई थी। राज ने देखा कि वह महिला अपमान के बावजूद सिर उठाकर सेवा प्रवेश द्वार की ओर चल रही थी। फिर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो पूर्ण बगीचे में बेसुध रो रही थी, और अंत में उसने प्रियंका की ओर देखा, जो पहले ही ब्रोच को अपनी ब्लाउज में वापस लगा रही थी, एक डरावनी शांति के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सबसे अच्छा है मेरे प्यार, प्रियंका ने राज के पास आकर उसकी बांह सहलाते हुए कहा। तुम देखोगे कि हम जल्द ही किसी पेशेवर को ढूंढ लेंगे, कोई ऐसा जो अपनी जगह जानता हो। वह महिला एक बुरा प्रभाव थी। दिव्या उसके बिना बेहतर रहेगी। राज ने यांत्रिक रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह में कड़वा स्वाद भर गया। कुछ ठीक नहीं था। गीता की आंखों में गरिमा चोरी की नीचता से मेल नहीं खाती थी, और उसकी बेटी की चीखों में आतंक एक ऐसे बच्चे का नहीं लग रहा था जिसे एक दुर्व्यवहार करने वाले से आजाद किया गया हो, बल्कि एक ऐसे बच्चे का लग रहा था जिसने अपनी एकमात्र ढाल खो दी थी। दिव्या को घर में ले जाने का इंतजाम करो, राज ने रूखेपन से कहा, प्रियंका के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए। मुझे एक फोन करना है। जैसे ही वह दूर चला गया, राज अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनना बंद नहीं कर सका।
उसे नहीं पता था कि वह रोना गीता के जाने के कारण नहीं था, बल्कि बगीचे के बीच में विजयी मुस्कान बिखेर रही महिला के साथ अकेले रहने के डर से था। करोड़पति को लगा कि उसने न्याय कर दिया है, लेकिन उसने अभी अपनी बेटी को असली खतरे के हवाले कर दिया था। सार्वजनिक अपमान। राज का आदेश स्पष्ट था, लेकिन प्रियंका के लिए बर्खास्तगी काफी नहीं थी। उसे पूर्ण विनाश की आवश्यकता थी। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि गीता न केवल अपनी नौकरी खोए, बल्कि निकास द्वार पार करने से पहले मानवीय गरिमा का कोई भी निशान खो दे। वह उसे हमेशा के लिए परिवार के भावनात्मक मानचित्र से मिटाना चाहती थी। जबकि राज अपने दफ्तर की ओर जा रहा था, फोन कान से लगाए हुए घरेलू आपदा का सामना न करने के लिए अपने व्यवसायों में शरण मांग रहा था, प्रियंका बगीचे में ही रही। उसकी मुद्रा शिथिल हो गई, डरे हुए शिकार की कठोरता खो गई और उसने एक ऐसे व्यक्ति की सहजता अपना ली जिसने बिना एक भी वास्तविक गोली चलाए युद्ध जीत लिया हो। गीता अभी भी खड़ी थी, अपने दागदार एप्रन पर अपने हाथ पोंछ रही थी। उसने प्रियंका की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें छोटी दिव्या पर टिकी थीं, जो घुटनों के बल सिर झुकाकर घास पर बैठी थी और लयबद्ध रूप से हिल रही थी। बच्ची की मत जाओ एक लगातार गूंज में बदल गई थी, आतंक का एक मंत्र जो दिल तोड़ रहा था। क्या इंतजार कर रही हो? प्रियंका की आवाज ने हवा को चीर दिया। वह अब चिल्ला नहीं रही थी। अब वह एक नीची, जहरीली और घृणा से भरी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह वापस आएगा और अपना मन बदल देगा? भोली मत बनो। राज हमेशा वही करता है जो मैं कहती हूं। मैं बस बच्ची को अलविदा कहना चाहती हूं, मेम साहिब। गीता ने फटी हुई आवाज में जवाब दिया। उसने दिव्या की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन प्रियंका एक बिल्ली जैसी तेजी से उसके रास्ते में आ गई। सोचो भी मत, प्रियंका ने गीता को कंधे से धक्का देते हुए फुफकारा। शारीरिक संपर्क हल्का था, लेकिन क्रूर प्रतीकात्मक हिंसा से भरा था। तुम उसे छूने वाली नहीं हो। तुम अपने गरीब शिकार की कहानियों से उसका दिमाग और जहर नहीं भरोगी। तुमने उसे अपनी तनख्वाह सुनिश्चित करने के लिए उसे इतना निर्भर बना दिया है ना? गीता ने अपने हाथों को अपनी कमर पर कस लिया। यह आरोप इतना नीच था कि उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि कोई भी आक्रामक प्रतिक्रिया केवल प्रियंका के झूठ की पुष्टि करेगी। वह बेकार नहीं है। वह एक ब्रिल्लांते बच्ची है जिसे प्यार की जरूरत है, न कि एक टूटे हुए फर्नीचर की तरह व्यवहार किया जाए। गीता ने धनी महिला की आंखों में देखते हुए कहा। प्रियंका ने बिना हास्य के सूखी हंसी छोड़ी। प्यार? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो उसे देती हो वह प्यार है? तुम एक नौकरानी हो गीता। तुम बदली जा सकती हो। कल कोई और महिला नीली वर्दी में उसका मुंह साफ कर रही होगी और उसे बाथरूम ले जा रही होगी, और एक हफ्ते में वह बच्ची तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेगी। हम जैसे लोगों की दुनिया ऐसे ही चलती है, और तुम जैसे लोग, ठीक है, तुम लोग बस गुजरते हो। तुम भूत हो। उसी पल घर के अन्य कर्मचारी खिड़कियों और सेवा द्वार से झांकने लगे। माली, बावर्ची और ड्राइवर डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ दृश्य को देख रहे थे। किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। घर में प्रियंका की शक्ति पूर्ण थी और हर कोई अपनी नौकरियों के लिए डर रहा था। प्रियंका दर्शकों को देखते हुए दांव बढ़ाने का फैसला किया। वह एक तमाशा चाहती थी। ध्यान दो सभी, प्रियंका ने कर्मचारियों की ओर मुड़ते हुए चिल्लाई। मैं चाहती हूं कि आप इस महिला को अच्छी तरह से देखें। हमने उसे चोरी करते हुए पकड़ा है। इसने राज साहब के भरोसे को धोखा दिया है। यह आप सभी के लिए एक सबक होना चाहिए। हम यहां चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। गीता को लगा कि शर्म उसके गले से कानों तक चढ़ रही है। वे उसके सहकर्मी थे, ऐसे लोग जिनके साथ उसने कॉफी और गोपनीय बातें साझा की थीं। अब वे उसे संदेह से देख रहे थे। उच्च समाज की एक महिला द्वारा इतनी निश्चितता के साथ कही गई बदनामी का विनाशकारी प्रभाव था। यह सच नहीं है, गीता फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। दिव्या प्रियंका की आवाज से निर्देशित होकर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसने खालीपन की तलाश में अपनी बाहें फैलाईं। गीता अच्छी है। बच्ची ने अंधत्व से भ्रमित होकर सिर इधर उधर घुमाते हुए चिल्लाया। उसने कुछ नहीं चुराया। तुमने मुझे ब्रोच दिया था प्रियंका। मैंने सुना। जो खामोशी छाई वह गहरी थी। कर्मचारियों ने अपनी सांसें रोक लीं। अंधी बच्ची ने अभी एक बम की तरह सच्चाई फेंक दी थी। प्रियंका एक माइक्रोसेकंड के लिए पीली पड़ गई, लेकिन उसकी बुराई तेज और अनुकूल थी। वह दिव्या की ओर चली और उसे बांह से जोर से पकड़कर झकझोर दिया। चुप हो जाओ मूर्ख बच्ची, उसने उसके चेहरे पर चिल्लाया। तुम भ्रमित हो। उस महिला ने तुम्हारा दिमाग धो दिया है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है जब तुम अपनी नाक के सामने भी नहीं देख सकती? उसे छोड़ दो। गीता की चीख सहज थी। वह प्रियंका को बच्ची से अलग करने के लिए आगे बढ़ी, पदानुक्रम को भूलकर।
बर्खास्तगी को भूलकर। उसने बस सौतेली मां के नाखून दिव्या की कोमल त्वचा में गड़े हुए देखे, लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाती, निवास के 2 निजी सुरक्षा गार्ड घोटाले से सतर्क होकर दिखाई दिए। इसे यहां से निकालो, प्रियंका ने गीता की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। तुमने देखा कि यह मुझ पर कैसे झपटी। यह एक जंगली, खतरनाक औरत है। गार्ड, बड़े और आज्ञाकारी पुरुष जो घर की आंतरिक गतिशीलता नहीं जानते थे, तुरंत कार्रवाई में जुट गए। उनमें से एक ने गीता को बाहों से पकड़ लिया, उसे एक दर्दनाक पकड़ से अचल कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बस चाहती हूं कि वह उसे छोड़ दे। गीता चिल्ला रही थी, बच्ची से दूर खींचते हुए व्यर्थ में संघर्ष कर रही थी। दिव्या लड़ाई सुनकर पूरी तरह से घबरा गई। उसने चीखना शुरू कर दिया, एक तीखी और दिल दहला देने वाली आवाज जो उसके गले की गहराई से निकल रही थी। वह जमीन पर गिर गई, अपने पैरों से लात मारते हुए, मुट्ठियों से घास पर प्रहार करते हुए। पापा, पापा, मदद करो, दिव्या सिसकते हुए बुला रही थी, लेकिन राज अपने ध्वनि प्रूफ दफ्तर में बंद था, अपने बगीचे में फैली हिंसा से अनजान। प्रियंका ने गीता को घसीटते हुए देखा और मुस्कुराई। फिर उसने अन्य कर्मचारियों को ठंडेपन से देखा। कोई और चोर का बचाव करना चाहता है? उसने चुनौती देते हुए पूछा। कोई नहीं हिला। डर किसी भी जंजीर से ज्यादा पंगु बनाता है। ठीक है, प्रियंका ने अपनी रेशमी ब्लाउज को ठीक करते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह अपने पुराने कपड़े अपने कमरे से निकाले और इस परिवार से संबंधित एक पिन भी न ले जाए। उसके बैग, उसकी जेबें, उसके जूते तक भी जांच करें यदि आवश्यक हो। मैं चाहती हूं कि वह वही पहनकर जाए जो उसने पहन रखा है, ताकि उसे पता चले कि कुछ भी न होने का क्या मतलब है। गीता आंसुओं से भरी आंखों के साथ संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने समझा कि शारीरिक लड़ाई हार गई थी। उसने आखिरी बार दिव्या की ओर दूर देखा। एक छोटा गुलाबी धब्बा विशाल हरे बगीचे में रो रहा था, अकेला, पूरी तरह से अकेला। वह छवि भाग्य के भरोसे छोड़ी गई बच्ची की। उसे सार्वजनिक अपमान से ज्यादा दुख पहुंचा, चोरी के आरोप से ज्यादा, गार्डों की क्रूर शक्ति से ज्यादा। सह लो मेरी जान, सह लो, गीता ने खुद से बुदबुदाया, जबकि उसे अपने कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए सेवागृह की ओर धकेला जा रहा था। उसके जल्लाद की सतर्क और मजाक उड़ाती नजर के नीचे अन्यायपूर्ण सजा। 15 मिनट बाद दृश्य हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थानांतरित हो गया। राज आखिरकार अपने दफ्तर से बाहर आ गया था, शोर से नहीं, बल्कि घर पर छा गई अचानक शांति से आकर्षित होकर। एक तनावपूर्ण और अप्राकृतिक चुप्पी। संगमरमर के वेस्टिब्यूल में गीता एक पुराने और घिसे पिटे सूटकेस के बगल में खड़ी थी। हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था, जिसमें वह वे चीजें ले जा रही थी जो सामान में नहीं समा पाई थीं। उसके बगल में सुरक्षा गार्ड उसे सड़क तक छोड़ने के लिए अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका सीढ़ियों पर खड़ी थी, सब कुछ ऊपर से देख रही थी, जैसे एक रानी किसी फांसी को देख रही हो। राज अपनी टाई ठीक करते हुए आखिरी सीढ़ियां उतरा। वह असहज महसूस कर रहा था। गीता की छव्वे पराजित लेकिन सिर उठाकर खड़ी, उसे अपराधबोध की एक चुभन दे रही थी, जिसे वह तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहा था। वह एक चोर है। वह मानसिक रूप से खुद को दोहरा रहा था। यह दिव्या की सुरक्षा के लिए है। यह रहा तुम्हारा निपटारा। राज ने गीता की ओर एक सफेद लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। उसने कानून द्वारा निर्धारित राशि से अधिक पैसा रखा था। यह अपनी शांति खरीदने का, अपनी अंतरात्मा को नोटों से धोने का उसका तरीका था। यह सेवा के समय के लिए है। इसे लो और जाओ। गीता ने लिफाफे की ओर देखा। वह उसकी मोटाई देख सकती थी। वह पैसा उसे महीनों तक जीने के लिए, गांव में अपने बीमार परिवार की मदद करने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन इसे लेना उसकी चुप्पी के लिए रिश्वत स्वीकार करने जैसा लगा। धीरे धीरे गीता ने अपना हाथ उठाया। राज को लगा कि वह लिफाफा लेने वाली थी, लेकिन उसने एक कोमल गति से उसके हाथ को पीछे धकेल दिया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मालिक राज, गीता ने दृढ़ आवाज में कहा, जो ऊंची छतों वाले वेस्टिब्यूल में गूंज उठी। मेरा काम यहां पैसे से नहीं चुकाया जाता था, यह आपकी बेटी की मुस्कान से चुकाया जाता था। इस इतने अंधेरे घर में एकमात्र रोशनी। अपने नोट अपने पास रखिए। उनका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को खरीदने के लिए कीजिए जो आपकी मंगेतर के झूठ को सह सके, क्योंकि प्यार नहीं खरीदा जा सकता। राज लिफाफे के साथ हवा में स्तब्ध खड़ा रह गया। किसी ने कभी उसे पैसे से इनकार नहीं किया था, और किसी ने कभी उससे इतनी क्रूर सच्चाई के साथ बात नहीं की थी। कितनी ढीठ है, प्रियंका ने सीढ़ियों से ऊपर से चिल्लाया। चोर के ऊपर
घमंडी, उसे अभी बाहर निकालो राज। उसी पल एक भारी धमाका और एक छड़ी के जमीन से टकराने की धातुई आवाज सुनाई दी। दिव्या बगीचे से जुड़ने वाले गलियारे में दिखाई दी। वह अकेले चल रही थी, फर्नीचर से टकराती हुई। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा रोने से सूजा हुआ था। वह बावर्ची की निगरानी से बच निकली थी। गीता, बच्ची ने अपने हाथ फैलाकर चिल्लाया, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, मत जाओ। राज ने अपनी बेटी की ओर देखा। वह नंगे पैर थी, कमजोर थी, एक छोटा भावनात्मक आपदा। उसका पितृत्व का सहज ज्ञान एक सेकंड के लिए सक्रिय हो गया। दिव्या, अपने कमरे में वापस जाओ, राज ने आधिकारिक आवाज में कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज डगमगा गई। नहीं। दिव्या एक सहायक में इससे अपनी कमर टकराती हुई आगे बढ़ी, लेकिन रुकी नहीं। पापा, कृपया उसे मत निकालो, वह मेरी आंखें हैं, वह मुझे राक्षसों से बचाती है। प्रियंका बुरी है, प्रियंका मुझे चुटकी काटती है। राज ने प्रियंका की ओर देखा। महिला नाटकीय दुख की अभिव्यक्ति के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। ओह राज, देखो इस महिला ने क्या किया है, प्रियंका ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने बेचारी बच्ची को इतना हेरफेर किया है कि अब वह मेरे बारे में भयानक बातें गढ़ती है। यह माता पिता के अलगाव का एक शास्त्रीय मामला है। दिव्या बीमार है राज, उसका दिमाग उसकी आंखों जितना ही नाजुक है। उसे अनुशासन और संरचना की जरूरत है, न कि एक नौकरानी की जो उसके दिमाग को कल्पनाओं और डर से भर दे। राज ने गीता की ओर देखा, फिर प्रियंका की ओर और अंत में अपनी बेटी की ओर, जो नौकरानी के पैर से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई जहाज डूबने वाला एक तख्ते से चिपका हो। आंतरिक संघर्ष स्पष्ट था। उसका एक हिस्सा जानता था कि दिव्या झूठ नहीं बोल रही थी। बच्चे ऐसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन इसे स्वीकार करने का मतलब यह स्वीकार करना था कि उसने अपनी बिस्तर और अपनी जिंदगी में एक दुर्व्यवहार करने वाली को रखा था। इसका मतलब यह स्वीकार करना था कि वह एक पिता और एक पुरुष के रूप में असफल रहा था, और राज उस असफलता को स्वीकार करने के लिए बहुत घमंडी था। दर्दनाक सच्चाई के बजाय आरामदायक झूठ पर विश्वास करना आसान था। उसने एक बार फिर वास्तविकता से आंखें मूंद लेने का फैसला किया। उन्हें अलग करो, राज ने मृत आवाज में आदेश दिया। नहीं पापा, दिव्या चिल्लाई, जबकि एक गार्ड उसे गीता से दूर ले जाने के लिए बाहों में उठा रहा था। गीता इस बार नहीं लड़ी। वह जानती थी कि हिंसा से बच्ची और ज्यादा डर जाएगी। इससे पहले कि उसे पूरी तरह से दूर ले जाया जाए, वह तेजी से झुकी और दिव्या के छोटे हाथ को चूमा जो उसकी ओर खींच रहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूं मेरी जान, बहादुर बनो, याद रखना तुम मजबूत हो, अपनी रोशनी को बुझने मत देना। गीता ने फुर्ती से फुसफुसाया। निकालो उसे, राज चिल्लाया, दृश्य को एक सेकंड और सहन करने में असमर्थ। सीने में दर्द असहनीय था, लेकिन उसका स्वाभिमान एक भारी कवच था। गार्डों ने गीता को मुख्य द्वार की ओर धकेला। भारी ओक का गेट खुल गया। बाहर की शाम का सूरज अंदर की ठंडी एयर कंडीशनिंग के विपरीत था। गीता ने दहलीज की ओर एक कदम बढ़ाया, रुकी और राज को आखिरी बार देखने के लिए सिर घुमाया। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, केवल एक गहरा दुख था। उस अमीर आदमी के लिए एक अपार दया जो आत्मा का इतना गरीब था। सावधान रहें राज साहब, गीता ने कहा, और उसकी आवाज एक भविष्यवाणी जैसी लगी। आपकी बेटी की अंधता शारीरिक है और उसका हृदय में इलाज है, लेकिन आपकी अंधता आत्मा की है, और वही इस परिवार को नष्ट कर देगी यदि आप जल्द ही अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। बाहर, प्रियंका ने घबराहट भरी हंसी छोड़ते हुए चिल्लाया। गेट एक सूखी, निर्णायक आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया हो। घर के अंदर बंद होने की आवाज दीवारों में गूंज उठी। दिव्या ने शुद्ध दर्द की एक चीख मारी, एक ऐसी आवाज जो मानवीय नहीं लगती थी, और फिर चुप हो गई। गार्ड के हाथों में शिथिल पड़ गई, जैसे उसकी आत्मा गीता के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई हो। राज बंद दरवाजे की नक्काशीदार लकड़ी को देखता रह गया। पैसे वाला लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था, सिकुड़ा हुआ। उसे गंदा महसूस हो रहा था। उसने प्रियंका की ओर देखा, जो राहत की सांस ले रही थी और अपने बाल ठीक कर रही थी। आखिरकार शांति, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे प्यार, मैं दिव्या के लिए एक शानदार बोर्डिंग स्कूल ढूंढूंगी जहां वे व्यवहार करना सीखेंगी। यह सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। बोर्डिंग स्कूल शब्द राज को लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह लकवाग्रस्त था। उसने अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, और उसके पेट के निचले हिस्से में एक काली आवाज उसे फुसफुसा रही थी कि इसे ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन भाग्य, मनमौजी और क्रूर उसे यह दिखाने वाला था कि दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ था। सजा दी जा चुकी थी,
लेकिन असली न्याय, दैवीय न्याय आने वाला था। टूटने का बिंदु। ओक के गेट के बंद होने की आवाज ने संघर्ष का अंत नहीं बल्कि वास्तविक तबाही की शुरुआत को चिह्नित किया। ठीक उसी क्षण जब लकड़ी ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया, गीता को बाहर छोड़ दिया, छोटी दिव्या का शरीर, जो सुरक्षा गार्ड की बाहों में ढीला पड़ा था, कांपने लगा। यह एक सूक्ष्म हलचल नहीं थी, यह एक हिंसक, बिजली जैसी भयानक झटके थे। बच्ची की आंखें सफेद हो गईं और उसके होठों से झाग निकलने लगा। अत्यधिक तनाव, घबराहट और अलगाव के दर्द ने उसके छोटे तंत्रिका तंत्र को ढा दिया था। मालिक, बच्ची, गार्ड चिल्लाया। एक मजबूत आदमी, घुसपैठियों को गिराने के लिए प्रशिक्षित, लेकिन एक बीमार बच्ची की नाजुकता के सामने पूरी तरह से बेकार। उसका चेहरा शुद्ध आतंक को दर्शाता था, एक ऐसे व्यक्ति का जो हाथों से फिसलते हुए जीवन को पकड़े हुए था। राज, जो अभी भी गीता के बाहर निकलने की प्रक्रिया कर रहा था, चीख सुनकर मुड़ गया। अपनी बेटी को कांपते हुए देखकर दुनिया रुक गई। समय एक दर्दनाक तरीके से खिंच गया। उसका सारा पैसा, उसकी सारी कंपनियां, उसकी सारी शक्ति एक सेकंड में ढह गई। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह हवा में कांपते हाथों के साथ लकवाग्रस्त खड़ा रह गया। उसे और अधिक तोड़ने के डर से उसे छूने में असमर्थ था। कुछ करो, राज ने हताशा में टूटी हुई आवाज में दहाड़ा। एम्बुलेंस बुलाओ, प्रियंका, उसकी मदद करो। प्रियंका, जो कुछ सेकंड पहले राहत की सांस ले रही थी, सहज घृणा के साथ पीछे हट गई। वह बच्ची के पास नहीं आई। इसके विपरीत उसने अपनी सफेद रेशमी ब्लाउज को ऐसे बचाया जैसे बच्ची संक्रामक हो। कितना घिनौना है, प्रियंका ने अपने मुंह को ढकते हुए चिल्लाया। इसे जमीन पर रखो, मेरे कालीन को गंदा मत करो, कोई कपड़ा लाओ। प्रियंका की प्रतिक्रिया इतनी ठंडी थी, मातृत्व की सहज प्रवृत्ति से इतनी रहित थी कि इसने राज को अंतरात्मा पर हथौड़े की तरह मारा, लेकिन घबराहट ने उसे इसे संसाधित करने का समय नहीं दिया। गार्ड अनाड़ी और डरा हुआ बच्ची को ठंडे संगमरमर के फर्श पर रखने की कोशिश कर रहा था। उसे मत मारो, राज ने अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल बैठते हुए चिल्लाया। यह नहीं जानता था कि उसकी जीभ पकड़नी है, उसे गले लगाना है या दौड़ना है। उसे पृथ्वी पर सबसे असहाय आदमी महसूस हो रहा था। तभी मुख्य द्वार पर जोर से धमाके हुए। यह किसी के अंदर आने का अनुरोध करने वाले धमाके नहीं थे, यह किसी के एक अवरोध को तोड़ने वाले धमाके थे। दरवाजा खोलो। गीता की चीख बाहर से ठोस लकड़ी के माध्यम से रिस गई। मुझे पता है उसे क्या है, मुझे अंदर आने दो, वरना वह दम घुट जाएगी। गीता गई नहीं थी। अचानक शांति के बाद घबराहट की चीखें सुनकर उसकी मां की सहज प्रवृत्ति, क्योंकि वह वही थी, बिना रक्त संबंध वाली एक मां, ने उसे दहलीज पर रोक दिया था। वह जानती थी कि दिव्या गंभीर तंत्रिका संकट से पीड़ित थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। राज ने अपनी बेटी की ओर देखा जो हवा की कमी के कारण नीली पड़ रही थी। फिर उसने प्रियंका की ओर देखा जो दूर खड़ी थी, नौकरानियों को बेकार आदेश चिल्ला रही थी, और अंत में उसने दरवाजे की ओर देखा। खोलो, राज ने दूसरे गार्ड को आदेश दिया। उसे अभी अंदर आने दो। गार्ड ने गेट खोला और गीता एक नीले तूफान की तरह अंदर आ गई। उसने राज की ओर नहीं देखा, उसने प्रियंका की ओर नहीं देखा। उसे अपनी बर्खास्तगी या 5 मिनट पहले के अपमान की परवाह नहीं थी। वह जमीन पर कूद गई, संगमरमर पर फिसलते हुए दिव्या तक पहुंच गई। उसे छोड़ दो, मुझे जगह दो, गीता ने ऐसे अधिकार के साथ आदेश दिया जो राज ने उसमें कभी नहीं देखा था। सटीक और प्यार भरे आंदोलनों के साथ गीता ने बच्ची को एक तरफ रखा, उसके श्वसन मार्ग को साफ किया और बच्ची की गर्दन और हाथों पर विशिष्ट बिंदुओं की मालिश करना शुरू कर दिया। उसके कान में उस आवाज में फुसफुसा रही थी जो दुनिया में दिव्या का एकमात्र सहारा था। मैं यहां हूं मेरे प्यार, मां गीता यहां है, सांस लो, मेरी आवाज का पालन करो, यही है। हवा छोड़ो। धीरे धीरे, जैसे जादू से, दौरे रुक गए। दिव्या के गालों पर रंग लौट आया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, हालांकि वह अभी भी बेहोश थी। थकावट से चूर, कमरा गहरी चुप्पी में डूब गया। केवल राज की तेज सांसें और गीता का शांत रोना सुनाई दे रहा था जब वह बच्ची के पसीने से भीगे बालों को सहला रही थी। प्रियंका ने चुप्पी तोड़ी, माहौल को समझने में असमर्थ थी। ठीक है, नाटक खत्म हो गया। उसने अपनी स्कर्ट को ठीक करते हुए और अपनी अभिमानी मुद्रा को फिर से अपनाते हुए कहा। अब जब उसने अपना नर्स का काम कर लिया है तो उसे फिर से बाहर निकाल दो। तुम नहीं चाहोगे कि वह चोरी करने के बाद रुके, है ना? राज, उसे जाने के लिए कहो। गीता रुक गई। उसका हाथ, जो बच्ची की बांह को सहला रहा था, जम गया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। अब कोई डर नहीं था, अब कोई अधीनता नहीं थी।
नौकरानी धीरे धीरे जमीन से उठी। दिव्या को कालीन पर सुरक्षित और सोई हुई छोड़कर वह राज की ओर मुड़ी। उसकी मुद्रा बदल गई थी। उसके कंधे अब झुके हुए नहीं थे। वह सीधी खड़ी थी, एक न्यायपूर्ण क्रोध से कांप रही थी जिसने कमरे को भर दिया था। मैं जाऊंगी मालिक, गीता ने कहा, और उसकी आवाज ठंडे स्टील जैसी थी। मैं जाऊंगी क्योंकि आप इस घर के मालिक हैं और ईंटों और महंगे फर्नीचर के मालिक हैं। लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप यह नहीं देख लेते कि आपकी बेटी को ये संकट क्यों होते हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप वह सच्चाई नहीं जान लेते जिसे आप महीनों से पैसे कमाने में बहुत व्यस्त होने के कारण अनदेखा कर रहे हैं। चुप रहो। सुरक्षा, उसे बाहर निकालो, प्रियंका ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। नौकरानी की आंखों में खतरा देखकर, कोई मुझे नहीं छुएगा। गीता इतनी ताकत से दहाड़ी की गार्ड पीछे हट गए। आप देखेंगे राज साहब, आप देखेंगे कि आपकी परफेक्ट मंगेतर क्या करती है जब आप नहीं होते। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, गीता फिर से सोई हुई बच्ची की ओर झुकी। अत्यधिक कोमलता के साथ लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ उसने दिव्या के गुलाबी पेस्टल पोशाक की आस्तीन पकड़ी। नहीं, तुम क्या कर रही हो? बच्ची को छोड़ दो। प्रियंका उसे रोकने के लिए झपट्टी, लेकिन राज ने उसे रोकने के लिए एक हाथ बढ़ाया। उसकी जिज्ञासा और एक नया डर उसे देखने के लिए कह रहा था। गीता ने पोशाक की आस्तीन कंधे तक ऊपर उठाई। राज के गले से एक दबी हुई चीख निकली। यह बच्ची की कोमल त्वचा नहीं थी जो उसने देखी। दिव्या की बांह दर्द का नक्शा थी। सभी रंगों के निशान थे, गहरे बैंगनी, पुराने पीले, हरे रंग के जो ठीक हो रहे थे, लेकिन सबसे भयानक रंग नहीं थे बल्कि आकार थे। नरम मांस को कसने वाली उंगलियों के स्पष्ट निशान थे, मुड़े हुए चुटकियों के निशान थे, छोटे गोलाकार जलने के निशान थे जो एक गर्म हेयर स्ट्रेटनर की नोक से बने लगते थे। अच्छे से देखिए मालिक, गीता ने बांह पर एक ताजा अंगूठे के आकार के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह उसने आज बगीचे में किया था, आपके आने से पहले, क्योंकि बच्ची ने पानी गिरा दिया था। यह दूसरा देखिए। गीता ने पैर पर पोशाक की स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठाई। यह पिछले हफ्ते का था, क्योंकि बच्ची को समय पर बाथरूम नहीं मिला। राज को लगा कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। वह अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल गिर पड़ा। दुनिया घूम रही थी। उसे देखिए। गीता ने अब हाँ, लेकिन गुस्से में रोते हुए जोर दिया। मैं आपका ब्रोच नहीं चुरा रही थी मालिक। मैं पैसे इकट्ठा कर रही थी और वह थोड़ा सा पैसा छिपा रही थी ताकि टिकट खरीद सकूं और बच्ची को यहां से दूर ले जा सकूं। उससे दूर, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आप उस महिला के प्यार में अंधे हैं। मैं गहने नहीं चुरा रही थी, मैं बच्ची को मौत से चुराने की कोशिश कर रही थी। यह रहस्योद्घाटन कमरे पर एक कंक्रीट स्लैब की तरह गिरा। चोरी लालच नहीं थी, यह एक हताश बचाव का प्रयास था। दुर्व्यवहार नौकरानी का नहीं, बल्कि होने वाली पत्नी का था। दर्दनाक सच्चाई। राज ने एक कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी की बांह पर एक निशान को छुआ। त्वचा गर्म थी, भले ही वह सोई हुई थी। दिव्या ने कोमल संपर्क पर दर्द से मुंह बनाया। महीनों के शांत सुफ्रीमियंतो से वातानुकूलित एक प्रतिक्रिया। अपनी बेटी का वह छोटा अनैच्छिक हाव भाव राज के दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ गया। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, खून से सने हुए और दबे हुए आंसुओं से भरे हुए। उसने गीता की ओर नहीं देखा, उसने प्रियंका की ओर देखा। सुंदर महिला पीली पड़ गई थी, सीढ़ी की रेलिंग से सटकर कोने में जा खड़ी थी। उसकी पूर्णता का मुखौटा अकाट्य सबूत की गर्मी के नीचे पिघल रहा था। अब कहीं छिपने की जगह नहीं थी। बच्ची की त्वचा पर निशान खून और दर्द से लिखी एक आरोप थे। मुझे समझाओ, राज ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, एक नीची गुर्राहट जो उसके अंदर एक पशुवत और खतरनाक जगह से आ रही थी। मुझे समझाओ कि मेरी बेटी की त्वचा पर तुम्हारे हाथ के निशान क्यों हैं? प्रियंका ने हंसने की कोशिश की, लेकिन एक हिंसक, तीखी और टूटी हुई आवाज निकली। राज, कृपया हास्यास्पद मत बनो। उसने घबराहट में अपने हाथों को हिलाते हुए हकलाया। तुम जानते हो दिव्या कैसी है। वह अंधी है, वह हर चीज से टकरा जाती है। वह अनाड़ी है, वह बिस्तर से गिर जाती है, वह दरवाजों से टकरा जाती है। ये चोटें उसके गिरने से लगी हैं। वह महिला तुम्हें हेरफेर कर रही है। उसने बच्ची को कुछ ऐसा पेंट किया है, वह फर्नीचर से टकराती है। गीता ने बीच में टोका। उसकी आवाज अनंत घृणा से भरी थी। क्या फर्नीचर पर उंगलियों के निशान होते हैं मेम साहिब? क्या दरवाजे बाहों के अंदरूनी हिस्से को चुटकी काटते हैं जहां कोई गिरने पर खुद को नहीं मारता? गीता ने दिव्या की बाह पकड़ी और उसे धीरे से घुमाया ताकि अंदरूनी हिस्सा, कोमल बाइसेप त्वचा दिखाई दे। वहां दिन की तरह स्पष्ट अर्धचंद्राकार नाखून के निशान थे, छोटी खरोंचें,
जो किसी ऐसे व्यक्ति की थीं जो दर्द पहुंचाने के लिए जानबूझकर नाखून गाड़ता है ताकि नंगी आंखों से दिखाई देने वाले निशान न छोड़ें। यह कोई दुर्घटना नहीं है, गीता ने राज की आंखों में देखते हुए कहा। यह यातना है, व्यवस्थित, रोजाना। हर बार जब आप यात्रा करते हैं, हर बार जब आप देर से आते हैं। बच्ची नरक में जीती है, मालिक। वह आपके जाने पर नहीं रोती, वह रोती है क्योंकि वह उसके साथ अकेली रह जाती है। राज खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बदलाव भयानक था। उदासी की जगह एक क्रूर स्पष्टता आ गई थी। अचानक पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। दिव्या का अंतर्मुखी व्यवहार, उसकी भूख की कमी, तेज आवाजों का डर, प्रियंका का उसे विशेष बोर्डिंग स्कूल भेजने पर जोर देना। वह उसे शिक्षित नहीं करना चाहती थी, वह सबूत से छुटकारा पाना चाहती थी। वह बिना किसी बोझ के पैसे का आनंद लेने के लिए समस्या को मिटाना चाहती थी। तुमने कहा था कि तुम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हो, राज ने प्रियंका की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। प्रियंका पीछे हटी जब तक वह दीवार से टकरा नहीं गई। है तो सही, मैंने कोशिश की, प्रियंका ने आपा खोते हुए चिल्लाया। अपनी असली प्रकृति को बाहर आने दिया, लेकिन यह असंभव है। यह एक बोझ है, राज, उसे देखो, वह बेकार है, सब कुछ तोड़ती है, सब कुछ गंदा करती है। उसे हमेशा मदद की जरूरत होती है। तुम्हें पूरे दिन उससे निपटना नहीं पड़ता। तुम अपने आलीशान दफ्तर जाते हो, मैं वह हूं जिसे उसकी लार और उसकी मरी हुई आंखों को घूरना पड़ता है। उन शब्दों के बाद जो चुप्पी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। प्रियंका ने यह महसूस करते ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि उसने क्या कबूल कर लिया है। अपनी हताशा में उसने सच कह दिया था। उसने बच्ची के प्रति अपनी गहरी नफरत उजागर कर दी थी। राज उससे आधा मीटर दूर रुक गया। वह उसके महंगे परफ्यूम की गंध ले सकता था, वही परफ्यूम जो पहले उसे मदहोश करने वाला लगता था और अब उसके पेट में विद्रोह कर रहा था। मेरी मरी हुई आंखें, राज ने दोहराया, सीने में एक तीखा दर्द महसूस करते हुए। तो तुम उसे एक टूटी हुई चीज की तरह देखती हो, राज, समझो। प्रियंका ने उसे छूने की कोशिश करते हुए विनती की। मैंने यह हमारे लिए किया ताकि हम एक सामान्य जीवन जी सकें। वह बच्ची हमें खुश होने से रोकती है। उसे अपने जैसे लोगों के साथ एक जगह पर रहने की जरूरत है, सभ्य लोगों से दूर। मैं हमारे भविष्य की रक्षा कर रही थी। सभ्य लोग। राज ने एक कड़वी हंसी छोड़ी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इस घर में एकमात्र सभ्य व्यक्ति को मेरे गार्डों ने घसीटा और चोर का आरोप लगाया, जबकि वह मेरी बेटी की जान बचा रही थी। राज अचानक मुड़दकराही गया, प्रियंका को अपनी पीठ दिखाते हुए। उसे एक सेकंड और देखने में असमर्थ था। बिना शारीरिक नियंत्रण खोए वह गीता की ओर वापस मुड़ा, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। दिव्या की नींद की निगरानी एक घायल शेरनी की तरह कर रही थी। करोड़पति ने नौकरानी की ओर देखा। उसने वास्तव में उसे सालों में पहली बार देखा। उसने दागदार वर्दी नहीं देखी, न ही बिखरे बाल, न ही कठोर हाथ। उसने गरिमा देखी। उसने बिना शर्त प्यार देखा जो वह नहीं दे पाया था। उसने देखा कि उस महिला ने अपने शरीर को मार और अपनी बेटी के बीच रखा था। उसने गालियां सही ताकि दिव्या को चुटकी न मिले। राज को खुद को छोटा महसूस हुआ। उसे संगमरमर से घिरे दुनिया के सबसे गरीब आदमी जैसा महसूस हुआ। गीता, राज ने कहा और उसकी आवाज टूट गई। यह मालिक की आवाज नहीं थी, यह एक शर्मिंदा पिता की आवाज थी। कितना समय? यह कब से हो रहा है? गीता ने नम आंखों से सिर उठाया। उसकी आवाज में कोई फटकार नहीं थी, केवल एक थकी हुई उदासी थी। जब से सगाई की घोषणा हुई, मालिक, बच्ची ने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप हमेशा फोन पर होते थे या उसे अपनी नई मां का सम्मान करने के लिए कहते थे। बच्ची ने सीखा कि दीवार से बात करने की कोशिश करने से बेहतर है कि चुप रहना और सहन करना। इसीलिए मैं उसकी ढाल बन गई। अगर वह उसे मारना चाहती थी तो उसे मुझसे गुजरना पड़ता था। इसलिए प्रियंका मुझसे नफरत करती है। इसलिए उसने चोरी की कहानी गढ़ी, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसी चीज हूं जो बच्ची को पूरी तरह से तोड़ने से रोक रही है। राज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दो भारी आंसू उसके गालों से लुढ़क गए। उसे वे बार याद आए जब दिव्या उसके दफ्तर में आती थी और वह उसे धीरे से यह कहते हुए बाहर निकाल देता था, पापा काम कर रहे हैं। उसे वे बार याद आए जब दिव्या कहती थी, मुझे प्रियंका पसंद नहीं है, और वह जवाब देता था, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। वह सहयोगी था। उसकी लापरवाही वह हथियार थी जिसका उपयोग प्रियंका ने किया था। उसी पल दिव्या जमीन पर हिल गई और एक कमजोर कराह निकली। गीता, मुझे डर लग रहा है। अंधेरा है? बच्ची ने अभी भी आधी सोई हुई फुसफुसाया। डरो मत मेरी चिड़िया,
यह खत्म हो गया है, गीता ने तुरंत जवाब दिया। उसका हाथ पकड़ते हुए राज झुका। वह अपनी बेटी को छूना चाहता था, वह उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसे कोई अधिकार नहीं है। उसके हाथ अपराधबोध से स्नेह थे। गीता, राज ने विनम्र महिला की ओर देखते हुए कहा, कृपया उसे उठाओ, उसे मेरे कमरे में ले जाओ। यह एकमात्र है जिसमें सुरक्षा ताला है। खुद को उसके साथ बंद कर लो। और आप? गीता ने आदेश से हैरान होकर पूछा। राज खड़ा हो गया और अपना कोट ठीक किया। उसका चेहरा फिर से बदल गया था। दर्द एक ठंडे और पूर्ण दृढ़ संकल्प में बदल गया था। वह प्रियंका की ओर मुड़ा, जो सीढ़ी के बगल में कांप रही थी। मुझे कचरा बाहर निकालना है, राज ने कहा। यह वाक्य हवा में तैरता रहा, एक निश्चित खतरे से भरा हुआ। प्रियंका ने उसी पल समझ लिया कि उसने न केवल अपनी सगाई, पैसा और घर खो दिया था, बल्कि उसने एक दुर्जय दुश्मन को जगा दिया था। करोड़पति ने अपनी दृष्टि वापस पा ली थी और अब वह जो देख रहा था वह तत्काल और क्रूर न्याय के लिए चिल्ला रहा था। परिप्रेक्ष्य में बदलाव। गीता ने दूसरे आदेश का इंतजार नहीं किया। अपने पतले और काम से घिसे शरीर के लिए अलौकिक लगने वाली शक्ति के साथ उसने दिव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची, हालांकि 7 साल की थी, हल्की थी। महीनों से चिंता और लगातार डर ने उसकी भूख छीन ली थी, जिससे वह एक पंख की तरह हल्की हो गई थी। एक तथ्य जिसे राज ने उन्हें देखते हुए सीने में एक तीखे दर्द के साथ देखा। नौकरानी ने बच्ची का सिर अपने कंधे पर रखा, अपने हाथ से उसका कान ढककर उसे और कुछ भी सुनने से बचाया। गीता संगमरमर की सीढ़ियों की ओर चली। उसके पुराने और घिसे पिटे जूते घर की भव्यता के साथ एक हिंसक दृश्य विरोधाभास पैदा कर रहे थे, लेकिन उस पल में वह किसी भी रानी से ज्यादा शाही ढंग से चल रही थी। वह सीढ़ियां उस गरिमा के साथ चढ़ रही थी जो जानती है कि वह राज्य का सबसे मूल्यवान खजाना अपनी बाहों में ले जा रही है। राज वेस्टिब्यूल के केंद्र में अचल खड़ा रहा, उस महिला के चढ़ने का पीछा कर रहा था जिसे उसने आधे घंटे से भी कम समय पहले निकाल दिया था। उसने देखा कि गीता दिव्या के कान में नरम बातें बुदबुदा रही थी, कैसे उसने उसके माथे को चूमा, कैसे उसकी अकेली उपस्थिति उसकी बेटी के टूटे हुए तंत्रिका तंत्र के लिए एक शामक के रूप में काम कर रही थी। पहली बार राज की आंखों को ढकने वाला सोने का पर्दा पूरी तरह से गिर गया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने आयातित फूलदान देखे, दीवारों पर मूल पेंटिंग, फारसी कालीन, वह सब जिसके लिए वह दिन में 12 घंटे काम करता था, और अचानक उसे सब कुछ कचरा, ठंडा और बेकार लगा। इनमें से कोई भी वस्तु दिव्या को गले नहीं लगा सकती थी जब उसे बुरे सपने आते थे। इनमें से कोई भी बैंक खाता उसके आंसू नहीं पोंछ सकता था। उसने कांच का एक महल बनाया था, लेकिन उसने अपनी बेटी को बर्फ की जेल में रहने के लिए छोड़ दिया था। राज, प्रियंका की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। राज ने सीढ़ियों से नीचे उस महिला की ओर देखा जो उससे कुछ मीटर दूर खड़ी थी। प्रियंका प्रवेश द्वार पर दर्पण के सामने अपने बाल ठीक कर रही थी, अपनी परफेक्ट छवि को फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी रेशमी ब्लाउज पर एक काल्पनिक दाग पोंछ रही थी, जैसे दिव्या की बीमारी की गंदी वास्तविकता के संपर्क से वह दूषित हो गई हो। विरोधाभास क्रूर था। राज ने प्रियंका के हाथों की ओर देखा। बेदाग फ्रेंच मैनिक्योर, कोमल त्वचा, हीरों की अंगूठियों से सजी हुई, ऐसे हाथ जिन्होंने कभी काम नहीं किया था, ऐसे हाथ जो केवल मांगना और इशारा करना जानते थे, ऐसे हाथ जो अब उसे पता था कि एक अंधी बच्ची की कोमल त्वचा को निशान पड़ने तक चुटकी काटने में सक्षम थे। फिर उसे याद आया, गीता के हाथ, डिटर्जेंट से लाल, छोटे नाखून, खुरदुरे। लेकिन वे खुरदुरे हाथ ही थे जो उसकी बेटी को अनंत कोमलता के साथ पकड़े हुए थे। वे गंदे हाथ इस पूरे घर में एकमात्र साफ हाथ थे। मतली की एक लहर ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक राजकुमारी के भेष में एक राक्षस से शादी करने वाला था, जबकि वह उस परी को कचरा समझ रहा था जो उसकी बेटी को जिंदा रख रही थी। क्या तुम उसे अपने कमरे में जाने दोगे? प्रियंका ने उससे पूछा, घृणा के साथ उसकी ओर मुड़ते हुए। अब उसने अपनी सामान्य श्रेष्ठता का लहजा फिर से अपना लिया था, क्योंकि दौरे का तत्काल खतरा टल गया था। वह बिस्तर मिस्री सूती चादरों का है राज। बच्ची लार टपका रही थी और उस महिला को रसोई की गंध आती है। वे माहौल खराब कर देंगे। राज ने उसे घूर कर देखा। वह पलक नहीं झपका। उसका दिमाग पिछले 6 महीनों के हर पल को रिवाइंड कर रहा था। दिव्या ने आज खाना नहीं खाया। वह कितनी नखरेबाज है, प्रियंका कहती थी। झूठ। दिव्या को खाने से डर लगता था, क्योंकि वह उसकी आलोचना करती थी। दिव्या सीढ़ियों से गिर गई। वह कितनी अनाड़ी है, प्रियंका कहती थी। झूठ। उसने उसे धक्का दिया था। यह विचार उसके खून को जमा दिया। हमें उसे स्विट्जरलैंड भेजना चाहिए।
वहां एक शानदार बोर्डिंग स्कूल है जहां वह परेशान नहीं करेगी। मेरा मतलब है जहां वह सीखेगी। प्रियंका जोर देती थी। सब कुछ एक योजना थी, बच्ची को अलग करने की, उसे समीकरण से हटाने की एक ठंडी और सोची समझी योजना। और वह राज, महान व्यवसायी, वित्तीय शार्क, एक उपयोगी बेवकूफ था। वह अपनी ही बेटी की यातना का मौन साथी था। अपराध बोध कुछ और घना, गर्म हो गया। उसके पैरों से एक ज्वालामुखी का गुस्सा उठने लगा। उसके शरीर के हर इंच को भर रहा था। यह केवल क्रोध नहीं था, यह खतरे को नष्ट करने की एक आदिम आवश्यकता थी। राज धीरे धीरे उस मेज की ओर चला जहां प्रियंका ने अपना डिजाइनर बैग छोड़ा था। बिना कुछ कहे उसने उसे उठाया और उल्टा कर दिया। सामान संगमरमर के फर्श पर सौंदर्य प्रसाधन, चाबियां और सेल फोन की आवाज के साथ गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? प्रियंका ने हैरान होकर चिल्लाया। वह मेकअप बहुत महंगा है, तुम पागल हो गए हो। राज ने बिखरी हुई वस्तुओं को लात मारी, कुछ तलाशते हुए। उसे वहां कुछ नहीं मिला। फिर उसे याद आया। वह प्रियंका के पास आया। वह एक कदम पीछे हटी, अपने मंगेतर की आंखों में दिख रहे अंधेरे से डरी हुई थी। ब्रोच, राज ने कहा। उसकी आवाज इतनी नीची थी कि प्रियंका को उसे सुनने के लिए जोर लगाना पड़ा, लेकिन लहजा इतना धमकी भरा था कि उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। क्या? उसने अनसुना करते हुए पूछा। वह ब्रोच जो गीता ने चुराया था, मुझे दे दो। प्रियंका ने सहज रूप से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उस गहने की रक्षा करते हुए जिसे उसने कुछ ही मिनट पहले वापस पाया था। यह मेरे पास है मेरे प्यार, यह सुरक्षित है, इसकी चिंता मत करो। यह हो गया। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन घटिया लोगों से छुटकारा पाएं और बच्ची के लिए पेशेवर मदद ढूंढें। मैं एक नर्स एजेंसी को जानती हूं जो। मुझे दे दो, राज ने अपनी हथेली खुली करके दोहराया। यह एक अनुरोध नहीं था, यह एक सैन्य आदेश था। प्रियंका कांपते हुए अपनी ब्लाउज से गहना खोला और उसे राज के हाथ में रख दिया। उसने पन्ना के चारों ओर मुट्ठी इतनी कसकर बंद कर ली कि धातु के किनारे उसकी त्वचा में ढंस गए। उसने शारीरिक दर्द महसूस किया और उसका शुक्रगुजार था। उसे होश न खोने के लिए कुछ वास्तविक महसूस करने की जरूरत थी। यह गहना, राज ने ब्रोच को देखते हुए कहा, गीता के 5 साल की तनख्वाह से ज्यादा की कीमत का है। और तुमने एक ऐसी महिला पर आरोप लगाया जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसी महिला पर जो हर पैसा अपने परिवार को गांव में भेजती है। यह सब चोरी करने का आरोप सिर्फ इसलिए कि तुम एक अंधी बच्ची को यातना दे रही थी। राज ने सिर उठाया और प्रियंका की आंखों में देखा। तुम गरीब हो प्रियंका, तुम मेरे जीवन में मिली सबसे गरीब महिला हो। पिता का क्रोध। इस अपमान ने प्रियंका को उसके सबसे कमजोर बिंदु पर, उसके अहंकार पर चोट पहुंचाई। वह जो अपनी वंशावली, अपने उपनाम, अपनी शान का घमंड करती थी, उसे गरीब कहा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी शिकार की मुखौटा निश्चित रूप से टूट गया, जिसके नीचे छिपी हुई बदसूरती दिखाई दी। गरीब, प्रियंका ने थूकते हुए कहा, सीधी खड़ी होकर अपनी जहरीली अकड़ को फिर से हासिल करते हुए। मैं ही हूं जिसने तुम्हें और तुम्हारे नए अमीर परिवार को क्लासी बनाया है। मैं ही हूं जिसने इस चिड़ियाघर में, जिसे तुम घर कहते हो, व्यवस्था लाने की कोशिश की है। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने उस जंगली बच्ची को शिक्षित करने की कोशिश की है, क्योंकि तुम यह स्वीकार करने में बहुत कायर हो कि वह खराब पैदा हुई थी। कमरे की हवा जम गई सी लगी। खराब पैदा हुई शब्द दीवारों में गूंज उठा। राज को कानों में भनभनाहट महसूस हुई। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, खतरनाक रूप से दूरी कम करते हुए। इसे दोहराओ, राज ने चुनौती दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस अमानवीय प्रयास से जो वह खुद को उस पर हाथ उठाने से रोकने के लिए कर रहा था। मेरी बेटी के बारे में तुमने अभी जो कहा, उसे दोहराओ। प्रियंका, खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि उसकी प्यारी प्रेमिका की भूमिका अब काम नहीं आएगी, ने अपना अंतिम पत्ता खेलने का फैसला किया। क्रूर सच्चाई। उसे लगा कि अगर उसने राज को व्यावहारिक वास्तविकता दिखाई तो वह एक व्यवसाय के रूप में समझेगा। यह सच है राज, उसने हिंसक रूप से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। उसे देखो, वह 7 साल की है और कुछ भी अकेले नहीं कर सकती। वह खुद पर पेशाब करती है और डर जाती है, चिल्लाती है, रोती है, चीजें तोड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि यह जीवन है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, एक युवा और सुंदर महिला, अपने दिन नाक साफ करने और एक अंधी बच्ची को बगीचे में मार्गदर्शन करने में बिताने के लायक हूं? मैं तुमसे शादी करने वाली हूं ताकि मैं यात्रा कर सकूं, जीवन का आनंद ले सकूं, न कि तुम्हारी आनुवंशिक गलती की आया बनूं। राज ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह स्वीकारोक्ति भयानक थी,
लेकिन साथ ही मुक्तिदायक भी। अब कोई संदेह नहीं था, अब कोई शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं नहीं था। उसके सामने दुश्मन था और दुश्मन ने अभी उसके खून के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। मेरी बेटी कोई गलती नहीं है, राज ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। अब वे सूखी थीं, स्टील की तरह ठंडी। मेरी बेटी एक बच्ची है जिसने अपनी मां को खो दिया, अपनी दृष्टि खो दी और लगभग अपने पिता को भी खो दिया, क्योंकि वह एक सांप के लिए गहने खरीदने में बहुत व्यस्त था। लेकिन यह सब खत्म हो गया। राज ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और मखमली की एक छोटी सी पेटी निकाली जो सुबह से वहीं थी। वह उसे उस रात एक आश्चर्यजनक उपहार देने वाला था, सगाई की अंगूठी से मेल खाते हुए झुमके। उसने पेटी की ओर देखा और फिर उसे बिना खोले ही कमरे के एक कोने में घृणा से फेंक दिया। यह खत्म हो गया प्रियंका, सब कुछ, सगाई, शादी, इस घर में तुम्हारी जिंदगी। मैं चाहता हूं कि तुम अभी जाओ। प्रियंका ने एक घबराहट भरी, अविश्वसनीय हंसी छोड़ी। तुम गंभीर नहीं हो सकते, उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? क्यों? कुछ चोटों के लिए? बच्चे गिर जाते हैं। राज, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह मैं थी? अगर तुम जज के पास जाओगे तो मैं कहूंगी कि यह नौकरानी थी। मैं कहूंगी कि उसने मुझे फंसाया था। तुम्हें क्या लगता है कि वे किस पर विश्वास करेंगे? प्रियंका मोंटेमायोर पर या एक अनपढ़ आदिवासी पर? यह धमकी अंतिम सीमा थी। प्रियंका गीता के जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार थी, पकड़े जाने के बाद भी केवल ईर्ष्या के कारण। राज उसके चेहरे के सेंटीमीटर करीब आ गया। उसकी शारीरिक उपस्थिति प्रभावशाली थी, पुरुष क्रोध की एक दीवार नियंत्रित थी। मुझे एक जज की जरूरत नहीं है प्रियंका, मैं राज कपूर हूं। मेरे पास तुम्हें वकीलों में इतना दफनाने के लिए पर्याप्त पैसा है कि तुम्हारे पोते भी मुकदमे का खर्च चुकाते रहेंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि कैमरे हैं। प्रियंका का चेहरा उतर गया, उसके गालों से रंग उड़ गया, जिससे वह मूमी और बीमार दिखने लगी। कैमरे? उसने फुसफुसाया। मैंने पिछले हफ्ते बगीचे में और गलियारों में एक नया सुरक्षा सिस्टम लगाया था। राज ने झूठ बोला। उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि पोकर कैसे खेलना है। उसने उसकी आंखों में आतंक देखा और जान गया कि उसने सही निशाना साधा था। मैंने उन्हें जांचा नहीं था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन अब मुझे हर सेकंड देखने में मजा आएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं प्रियंका कि अगर मैंने देखा कि तुमने उसे एक भी उंगली लगाई थी तो पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस देश में किसी भी सोशल क्लब, रेस्तरां या सभ्य घर में फिर कभी कदम नहीं रख पाओ। पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम क्या हो, एक बच्ची को दुर्व्यवहार करने वाली। प्रियंका ने हाथ मुंह पर रखकर हाँफते हुए कहा। प्रतिष्ठा ही एकमात्र चीज थी जो उसे पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सामाजिक विनाश की धमकी किसी भी शारीरिक धमकी से ज्यादा प्रभावी थी। तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने हकलाते हुए दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए कहा, अपने ही पैरों में उलझते हुए। तुम मुझसे प्यार करते थे? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते थे। मुझे मुखौटा से प्यार था, राज ने कठोरता से सुधारा, लेकिन जो उसके नीचे है मुझे उससे घिन आती है। राज ने मुख्य दरवाजे की ओर इशारा किया, जो गीता के उन्मत्त प्रवेश के बाद खुला रह गया था। बाहर निकलो और सूटकेस पैक करने के लिए ऊपर जाने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारा सामान कचरे की थैलियों में भेजूंगा जहां वह संबंधित है। मेरी अंगूठी। प्रियंका ने चीखते हुए भौतिक चीजों से चिपके रहने की कोशिश की, केवल वही चीज जो वह स्थिति से निकाल सकती थी। अंगूठी मेरी है, यह एक उपहार है। राज ने प्रियंका के बाएं हाथ की ओर देखा। हीरे झाड़ फानूस की रोशनी में चमक रहे थे। अंगूठी एक प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। राज ने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाते हुए कहा, उसे दहलीज तक पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए। तुमने प्रतिबद्धता तब तोड़ दी जब तुमने मेरी बेटी को यातना दी। वह अंगूठी मेरे परिवार का प्रतिनिधित्व करती है और तुम परिवार नहीं हो, तुम दुश्मन हो। राज ने हाथ बढ़ाते हुए इंतजार किया। प्रियंका ने राज के खुले हाथ की ओर देखा, फिर उसने उसके कठोर ती दोल दो वाट का खूल देखा, वो फूल में दोल देखा और अडीग चेहरे की ओर देखा। उसने सीढ़ी की ओर देखा जहां वह जानता था कि गीता बच्ची को सांत्वना दे रही थी। उसे शुद्ध नफरत की एक लहर महसूस हुई, लेकिन डर भी। वह जानती थी कि वह कब लड़ाई हार गई थी। जोरदार और गुस्से वाले आंदोलनों के साथ उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार ली। इस प्रक्रिया में अपनी त्वचा खरोंच ली। उसने उसे जमीन पर राज के पैरों पर फेंक दिया। प्लेटिनम के संगमरमर से टकराने की आवाज उनके रिश्ते की अंतिम आवाज थी। तुम्हें पछतावा होगा राज, प्रियंका ने गुस्से के आंसुओं से भरी आंखों के साथ फुफकारा। तुम अपनी अंधी बेटी और अपनी नौकरानी के साथ अकेले रह जाओगे। तुम समाज का मजाक बनोगे
करोड़पति और नौकरानी। कितना दयनीय है। तुम मुझे किसी के लिए बदल रहे हो। मैं समाज का मजाक बनना पसंद करूंगा बजाय अपनी बेटी का जल्लाद बनने के। राज ने ऐसी शांति के साथ जवाब दिया जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। वह झुका और अंगूठी उठा ली। उसने उसे पुरानी यादों के साथ नहीं देखा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई उस ट्यूमर को देखता है जिसे अभी अभी निकाला गया है। निकल जाओ, राज ने उठते हुए कहा, और प्रार्थना करो कि जब मैं उन कैमरों की जांच करूं तो मुझे कुछ भी अक्षम्य न मिले, क्योंकि अगर मुझे मिला तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। प्रियंका और नहीं रुकी। सार्वजनिक बदनामी का डर और राज की आंखों की तीव्रता काफी थी। उसने मुड़कर मुख्य दरवाजे से बाहर भाग गई। उसकी ऊंची एड़ियां ड्राइववे पर खटखटाती हुई, अपराध स्थल से भागती हुई, अपनी भव्यता के सपनों को पीछे छोड़ती हुई और अपने साथ केवल अपनी कड़वाहट ले जा रही थी। राज दरवाजे पर खड़ा देखता रहा कि उसकी मंगेतर अपनी स्पोर्ट्स कार में चढ़ी और टायर जलाती हुई चली गई। उसने देखा कि वाहन संपत्ति के गेट के पीछे गायब हो गया। घर में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार यह कोई भारी या अंधेरी शांति नहीं थी। यह एक हिंसक तूफान के बाद बची हुई साफ शांति थी। राज ने मुख्य दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, गहरी सांस ली। महीनों में पहली बार अपने फेफड़ों में हवा भरी। उसे अपना शरीर चोटिल महसूस हो रहा था, जैसे उसने कोई वास्तविक शारीरिक लड़ाई लड़ी हो। उसने अपनी टाई ढीली की, अपना कोट जमीन पर फेंका और सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। ऊपर उसके कमरे में एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। उसकी मुक्ति पैसे या पद में नहीं थी। उसकी मुक्ति ऊपर थी, डरी हुई और घायल, एक ऐसे पिता का इंतजार कर रही थी जिसने आखिरकार प्रकट होने का फैसला किया था। राज ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम एक वादा था। वह इसे ठीक करने वाला था। वह घावों को ठीक करने वाला था, त्वचा के और आत्मा के। और वह जानता था कि उसे ऐसा करने में कौन मदद करेगा। वे डॉक्टर या महंगे मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वह खुरदुरे हाथों वाली और नीली वर्दी वाली महिला थी। घर का लंबा रास्ता, प्रियंका के जाने के बाद जो शांति छाई, वह खाली नहीं थी, वह एक दर्पण थी। वेस्टिब्यूल में अकेले रहने पर राज ने अपने कंधों पर घर का भारी बोझ महसूस किया। वे ऊंची दीवारें, जो सहयोगियों और क्लब के दोस्तों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई थीं, अब एक एकाकी किले की दीवारों जैसी लग रही थीं। उसने ऊपर दूसरी मंजिल की रेलिंग की ओर देखा। मुख्य बेडरूम का रास्ता उसे कभी इतना लंबा या इतना खड़ी नहीं लगा था। राज ने चढ़ना शुरू किया। उसके पैर, जो कॉर्पोरेट मैराथन दौड़ने और सप्ताहांत में टेनिस खेलने के आदी थे, उसे ऐसे भारी लग रहे थे जैसे उसने जूतों में सीसा पहन रखा हो। हर कदम एक न्याय था। पहला कदम, उसे अपनी मां की मृत्यु के बाद दिव्या का पहला जन्मदिन याद आया। उसने एक विशाल गुड़िया खरीदी थी, लेकिन उसे खोलते हुए देखने के लिए वह मौजूद नहीं था। उसकी एक बैठक थी। दूसरा कदम, उसे याद आया जब दिव्या ने दुर्घटना के बाद अपनी दृष्टि खो दी थी। उसने यूरोप के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को भुगतान किया, लेकिन इलाज के दौरान उसका हाथ नहीं पकड़ा। प्रियंका ने उससे कहा था कि उसे ज्यादा लाड प्यार न देना बेहतर है। तीसरा कदम, उसे वह दिन याद आया जब उसने गीता को काम पर रखा था। उसने खुद उससे साक्षात्कार भी नहीं लिया था। यह उसकी सेक्रेटरी थी। उसने बस कहा था, बस यह सुनिश्चित करो कि वह साफ सुथरी और सस्ती हो। ऊपरी मंजिल की लैंडिंग पर पहुंचकर राज सांस लेने के लिए रुक गया। यह शारीरिक थकान नहीं थी, यह उस आदमी की आध्यात्मिक थकावट थी जिसे एहसास होता है कि वह सालों से गलत दिशा में दौड़ रहा था। वह गलियारे में चला। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से हिंसक चीखें नहीं सुनाई दे रही थीं, बल्कि एक नरम, लयबद्ध फुसफुसाहट, एक लोरी, एक पुराना गांव का गीत जो शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग था, जिसे प्रियंका घर में संस्कृति के माहौल के लिए बजाने पर जोर देती थी। राज ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उसे तुरंत नहीं घुमाया। उसे डर लगा, एक पंगु बनाने वाला डर। वह, जो बिना पलक झपकाए करोड़ों के विलय का सौदा करता था, उस महिला का सामना करने के विचार से कांप रहा था जिसे उसने निकाल दिया था, और उस बेटी का जिसे उसने भावनात्मक रूप से त्याग दिया था। उसे एक घुसपैठिया महसूस हो रहा था, एक अजनबी जिसे उनके द्वारा बनाए गए पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाजा धकेला। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसे निहत्था कर दिया। कमरा अंधेरे में था, केवल शाम की सुनहरी रोशनी से प्रकाशित था, जो आंशिक रूप से खुले पर्दों से रिस रही थी। दिव्या विशाल वैवाहिक बिस्तर के केंद्र में लेटी थी, वही बिस्तर जहां राज अकेला और ठंडा सोता था, लेकिन अब बिस्तर गर्म लग रहा था। गीता किनारे पर बैठी थी, दूर की कुर्सी पर नहीं, बल्कि गद्दे पर,
बच्ची पर झुकी हुई एक सम्मोहक स्थिरता के साथ उसके माथे को सहला रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर गीता तनाव में आ गई। उसकी नौकरानी की सहज प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। तुम्हें मालिक के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। उसने तेजी से उठने, सिर झुकाने, अपनी अदृश्य जगह पर लौटने का इशारा किया, लेकिन दिव्या हलचल महसूस करते हुए घबराहट में कराह निकली और दोनों हाथों से गीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, बच्ची ने विनती की। गीता बीच रास्ते में जम गई, थोपे गए कर्तव्य और चुने हुए प्यार के बीच फंसी हुई। उसने राज की ओर बड़ी आंखों से देखा। डांट का इंतजार कर रही थी, बाहर जाने के आदेश का इंतजार कर रही थी, अंत का इंतजार कर रही थी। मत उठो, राज ने कहा। उसकी आवाज फटी हुई, अपरिचित निकली। उसने गला साफ किया और फिर से कोशिश की, और नरम। कृपया गीता, मत उठो, वहीं रहो। गीता ने उसे अविश्वास से देखा। उसने राज का गुस्सा नीचे देखा था। उसने देखा था कि उसने अपनी मंगेतर को कैसे बाहर निकाला था, लेकिन सालों की सेवा ने उसे सिखाया था कि अमीर लोग चंचल होते हैं। एक पल वे आपका बचाव करते हैं क्योंकि उनका स्वाभिमान घायल होता है, और अगले ही पल वे आपको याद दिलाते हैं कि आप हीन हैं। बच्ची डरी हुई है। मालिक, गीता ने अपनी आवाज को कांपते हुए लेकिन दृढ़ता से उचित ठहराया। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अगर मैं जाती हूं तो उसे फिर से संकट होगा। मुझे पता है, राज ने कमरे में एक कदम अंदर रखते हुए जवाब दिया। उसने दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। बाहरी दुनिया, प्रियंका और झूठ की दुनिया को निश्चित रूप से बाहर छोड़ दिया। वह बिस्तर की ओर बढ़ा। दिव्या कालीन पर भारी कदमों की आवाज सुनकर तनाव में आ गई। उसने अपना अंधा चेहरा आवाज की ओर घुमाया। उसकी सफेद आंखें खतरे के संकेत की तलाश में थीं। पापा, दिव्या ने डर से भरी धीमी आवाज में पूछा। उसने यह नहीं पूछा, पापा आप ठीक हैं? उसने पापा पूछा, जैसे कोई पूछता है कि क्या जल्लाद वापस आ गया है। डर के इस लहजे ने राज के कवच का आखिरी हिस्सा तोड़ दिया। हाँ दिव्या, मैं हूं, उसने कहा, बिस्तर के पैरों पर रुकते हुए। उसने अपनी बेटी को देखा। उसने वास्तव में उसे देखा। उसने देखा कि वह उस विशाल बिस्तर में कितनी छोटी लग रही थी। उसने देखा कि उसका शरीर सहज रूप से गीता की गर्मी की तलाश कर रहा था। उसने उसके बाहों पर चोटें देखीं, धीमी रोशनी में बैंगनी निशान जो आतंक की एक कहानी चिल्ला रहे थे, जो उसके अपने छत के नीचे हुई थी, उसके अपने पैसे से वित्त पोषित थी। राज ने गीता की ओर देखा। नौकरानी ने अब अपनी निगाहें नहीं झुकाईं। वह उसे देख रही थी। उसकी गहरी आंखों में एक मौन चुनौती थी, एक गूढ़ प्रश्न। और अब क्या, करोड़पति साहब? अब जब आप सच्चाई जानते हैं तो आप इसके साथ क्या करेंगे? वह चली गई दिव्या। राज ने कहा, यह महसूस करते हुए कि इसे जोर से कहना जरूरी था ताकि यह वास्तविक लगे। प्रियंका हमेशा के लिए चली गई। दिव्या ने एक सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर दिया। क्या वह कल वापस आएगी? बच्ची ने संदेह से पूछा। प्रियंका हमेशा वापस आती थी। प्रियंका हमेशा अंदर आने का रास्ता ढूंढ लेती थी। नहीं, राज ने एक गहरे जोश के साथ आश्वासन दिया। मैं फिर कभी ताले नहीं बदलूंगा, मैं गार्ड लगाऊंगा। कोई भी जो तुम्हें चोट पहुंचाए वह फिर कभी इस घर में प्रवेश नहीं करेगा, मैं कसम खाता हूं। दिव्या ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ दी और उसका छोटा शरीर गद्दे पर थोड़ा आराम से पड़ गया, लेकिन उसने अपने पिता की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। वह गीता से और कसकर चिपक गई। यह मौन अस्वीकृति सबसे दर्दनाक सजा थी जो राज को मिल सकती थी। उसकी बेटी उस पर भरोसा नहीं करती थी और वह सही थी। राज को लगा कि उसके पैर फिर से जवाब दे रहे हैं। अपराधबोध एक असहनीय शारीरिक बोझ था। वह गीता को ऊपर से नहीं देख सकता था। उसे घर के मालिक के रूप में अपनी ऊंचाई से उन्हें देखने का कोई अधिकार नहीं था। वह पदानुक्रम झूठा था। उस कमरे में एकमात्र नैतिक अधिकार वाली महिला वह थी जो दागदार वर्दी पहने थी। पश्चाताप। धीरे धीरे राज ने कुछ ऐसा किया जो उसने अपने वयस्क जीवन में कभी नहीं किया था, न चर्च में, न अपनी पत्नी की कब्र पर भी। उसने अपने घुटने मोड़े, अपने आप को मोटे कालीन पर बिस्तर के बगल में गिरा दिया, प्रभाव के दर्द को अनदेखा करते हुए। यह अनदेखा करते हुए कि उसकी इतालवी दर्जी पैंट जमीन पर खिंच रही थी और सिकुड़ रही थी। वह दिव्या की आंखों के स्तर पर, गीता के हाथों के स्तर पर आ गया। वह छोटा हो गया, वह मानवीय हो गया। गीता ने आश्चर्य से आंखें खोलीं। अपनी सेवा के सालों में कई अमीर घरों में उसने कभी किसी मालिक को किसी नौकरानी के सामने घुटनों के बल बैठते नहीं देखा था। मालिक राज, कृपया उठिए, यह जरूरी नहीं है, गीता ने फुसफुसाया। सामाजिक प्रोटोकॉल के टूटने से असहज महसूस कर रही थी। नहीं, राज ने एक सिसकी से टूटी हुई आवाज में उसे बीच में टोका, जिसे वह अब और रोक नहीं सका। मुझे उठने के लिए मत कहो,
गीता, यह एकमात्र जगह है जहां मैं रहने लायक हूं। राज ने सिर झुका लिया। आंसू उसके मुड़े हुए हाथों पर गिरने लगे। उसकी रेशमी कमीज की कलाई को दाग रहे थे। वह पहले तो चुपचाप रोया और फिर दर्दनाक ऐंठन के साथ जो उसके चौड़े कंधों को हिला रही थी। वह सही आंखें होते हुए भी अंधा होने की शर्म पर रोया। उसने खोए हुए समय पर रोया। उसने उस दर्द पर रोया जिसे उसने अनुमति दी थी। दिव्या ने रोना सुना। एक वयस्क आदमी के रोने की आवाज एक बच्चे के लिए डरावनी होती है, लेकिन यह खुलासा करने वाली भी होती है। बच्ची ने गीता का एक हाथ छोड़ा और बिस्तर के किनारे को छूते हुए आवाज के स्रोत की तलाश की। पापा रो रहे हैं? दिव्या ने भ्रमित होकर पूछा। प्रियंका ने उससे कहा था कि शक्तिशाली पुरुष नहीं रोते, कि उसके पापा पत्थर के थे। गीता ने जमीन पर पड़े टूटे हुए आदमी की ओर देखा और फिर बच्ची की ओर। उसका दिल, जो अत्यंत नेक था, कोई रंजिश नहीं रखता था। उसने समझा कि राज का पश्चाताप वास्तविक था। हाँ मेरी जान, तुम्हारे पापा दुखी हैं, गीता ने धीरे से कहा। कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं और उन्हें अंदर से खुद को साफ करने के लिए रोने की जरूरत होती है। राज ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने गीता की ओर देखा। उसने नौकरानी को नहीं देखा। उसने उस मां को देखा जिसकी उसकी बेटी को जरूरत थी। मुझे माफ कर दो, राज ने कहा। उसने पहले दिव्या से बात नहीं की, बल्कि गीता से बात की। वह जानता था कि अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए उसे पहले उसकी रक्षक को मान्य करना होगा। मुझे माफ कर दो गीता, मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम पर आरोप लगाया, तुम्हें एक अपराधी की तरह व्यवहार किया, जबकि तुम झूठ के इस घर में एकमात्र वफादार थीं। गीता ने उसकी आंखों में देखा। वह इस पल का फायदा उठा सकती थी, उसे ताना मार सकती थी, उसे कह सकती थी, मैंने तुमसे कहा था। वेतन वृद्धि की मांग कर सकती थी, लेकिन गीता ऐसी नहीं थी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है मालिक, उसने गरिमा के साथ कहा। मैं वयस्क हूं, मैं सहन कर सकती हूं, मैं जानती हूं मैं कौन हूं और भगवान जानता है मैं क्या करती हूं। लेकिन वह, गीता ने दिव्या के बालों को सहलाया, वह एक बच्ची है। वह उम्मीद करती थी कि उसका नायक उसे बचाएगा, और उसका नायक घड़ी देखने में बहुत व्यस्त था। शब्द चाकू थे, लेकिन राज ने उन्हें स्वीकार किया। वे सच थे। तुम सही हो, राज ने फुसफुसाया। वह अपने घुटनों पर थोड़ा मुड़ा ताकि दिव्या के चेहरे के सामने आ सके। उसे छूने से डर लग रहा था। उसे डर था कि अगर उसने उसे छुआ तो वह प्रियंका की तरह ही पीछे हट जाएगी। दिव्या, उसकी आवाज कांप गई। राजकुमारी। दिव्या ने अपना सिर उसकी आवाज की ओर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण थी। पापा, प्रियंका मुझे क्यों मारती थी? बच्ची ने मासूमों की उस क्रूर ईमानदारी के साथ पूछा। क्या मैं बुरी हूं? क्या मैं बोझ हूं? जैसा वह कहती थी। राज को लगा कि उसका दिल फट गया। उसने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए सांस ली। नहीं मेरी जान, नहीं, भगवान के लिए नहीं, राज ने कहा। अपना कांपता हुआ हाथ अपनी बेटी के गाल को छूने के लिए बढ़ाया। दिव्या पीछे नहीं हटी, लेकिन शांत, तनावग्रस्त रही। तुम मेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज हो जो कभी हुई है। तुम परफेक्ट हो। मैं बुरा था, मैं बोझ था, क्योंकि मैं यह नहीं देख पाया कि वह कितनी बुरी थी। वह तुम्हें मारती थी क्योंकि वह आत्मा से बीमार है, क्योंकि उसका दिल सड़ गया है। तुम नहीं, कभी तुम नहीं। राज ने दिव्या का छोटा हाथ पकड़ा, वह छोटा और नाजुक हाथ, और उसे अपने होठों पर ले गया। उसने उसे भक्ति से चूमा, उसे अपने आंसुओं से गीला कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं दिव्या, मैं तुम्हारी मां की याद में कसम खाता हूं कि कोई भी तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं यहां रहूंगा, मैं सीखूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी भी वह पिता कैसे बनना है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं भूल गया, लेकिन मैं सीखूंगा। दिव्या ने अपनी त्वचा पर अपने पिता के आंसू महसूस किए। उसने उसके हाथों कांपना महसूस किया और बहुत समय बाद पहली बार सच्चाई महसूस की। अंधे बच्चे झूठ के लिए एक विशेष रडार विकसित करते हैं। वे स्वर में बदलाव सुनते हैं, मांसपेशियों में तनाव महसूस करते हैं। और उस पल में दिव्या ने केवल एक पश्चातापी आदमी को महसूस किया जो उससे हताशा में प्यार करता था। धीरे धीरे बच्ची ने गीता के हाथ से अपना दूसरा हाथ निकाला और हवा में टटोला जब तक उसे राज का सिर नहीं मिला। उसकी छोटी उंगलियां अपने पिता के बालों में उलझ गईं। रो मत पापा, दिव्या ने कहा। गीता कहती है कि जब कोई रोता है तो उसकी आंखें धुल जाती हैं और वह बेहतर देख सकता है। राज ने रोने के बीच एक दबी हुई हंसी छोड़ी। उसने अपने आंसुओं के माध्यम से गीता की ओर देखा। महिला हल्की मुस्कुरा रही थी, एक उदास लेकिन उम्मीद से भरी मुस्कान। गीता सच कहती है, राज ने गहरी कृतज्ञता के साथ नौकरानी की ओर देखते हुए कहा। गीता ने हमेशा सच कहा है,
राज ने अपने हाथ के पीछे से अपनी आंखें पोंछीं और गहरी सांस ली। वह अभी भी घुटनों के बल था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसने गीता की ओर देखा और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। यह मालिक का हाथ नहीं था जो आदेश देता है, न ही वह हाथ जो टिप देता है। यह एक ऐसे आदमी का हाथ था जो अभी भी मदद मांग रहा था। गीता, मैं यह अकेले नहीं कर सकता। राज ने अपनी अकड़ का आखिरी अंश त्यागते हुए स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि उसे क्या खाना पसंद है, मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी कहानियां पसंद है, मुझे नहीं पता कि उसके बुरे सपनों को कैसे शांत करना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक कर्मचारी के रूप में नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है इसके एक हिस्से के रूप में, परिवार के एक हिस्से के रूप में। गीता ने राज के बढ़े हुए हाथ की ओर देखा। उसने उसकी सुंदर और अच्छी तरह से रखे गए उंगलियों की ओर देखा, जो उसकी उंगलियों से बहुत अलग थीं, लेकिन उसने हाव भाव में ईमानदारी देखी। दिव्या बिटिया हरी चीजें नहीं खाती हैं और पक्की हुई नहीं खाती हैं। उसे कच्ची और कुरकुरी चीजें पसंद हैं, गीता ने धीरे से कहा। अभी तक हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन उसे सिखाना शुरू कर दिया था। उसे ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां ड्रैगन मरते नहीं हैं, बल्कि राजकुमारियों के दोस्त बन जाते हैं। और बुरे सपनों के लिए बस यह जानने की जरूरत है कि कोई बगल में है जो जाने वाला नहीं है। राज ने सिर हिलाया, हर शब्द को ऐसे आत्मसात कर रहा था जैसे यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक सबक हो। मुझे सिखाओ, उसने पूछा। मुझे पिता बनना सिखाओ। गीता, मैं तुम्हें तिगुना भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन कृपया हमें मत छोड़ो। गीता मुस्कुराई और आखिरकार अपना खुरदुरा हाथ बढ़ाया और राज का कोमल हाथ पकड़ लिया। पकड़ दृढ़ थी। उस बच्ची के बिस्तर पर एक समझौता सील कर दिया गया था जिससे वे दोनों प्यार करते थे। यह पैसे के लिए नहीं है राज साहब, गीता ने कहा। मैं इसलिए रुक रही हूं क्योंकि यह बच्ची मेरा दिल है, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी भी मुक्ति है। उसी क्षण उस कमरे में सामाजिक वर्गों, वर्दी और पदानुक्रम की अदृश्य बाधा घुल गई। अब कोई करोड़पति और कोई नौकरानी नहीं था। एक पिता, एक स्थानापन्न मां और एक बेटी थी। अतीत के दर्द और भविष्य की नाजुक उम्मीद से एकजुट राज जमीन से उठा। अपने घुटनों में सुन्नापन महसूस कर रहा था। वह दिव्या के दूसरी ओर बिस्तर पर बैठ गया, बच्ची को अपने और गीता के बीच सुरक्षा के घेरे में बंद कर दिया। मुझे भूख लगी है, दिव्या ने अचानक कहा, तत्काल अस्तित्व को प्राथमिकता देने वाले निर्दोषता के साथ तनाव को तोड़ते हुए। राज और गीता ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंस पड़े। यह राहत की हंसी थी, एक हंसी जिसने कमरे की घनी हवा को साफ कर दिया। तो चलो कुछ कुरकुरा ढूंढते हैं, राज ने अपना आखिरी आंसू पोंछते हुए कहा। गीता, क्या तुम मुझे उसे नीचे ले जाने में मदद करोगी? मुझे लगता है कि रसोई तुम्हारा इलाका है, लेकिन मैं सीखना चाहूंगा कि हम बिस्कुट कहाँ रखते हैं। खुशी से, मालिक, गीता ने उठते हुए और अपना एप्रन ठीक करते हुए कहा, जो अब राज की आंखों में एक सुपर हीरो की पोशाक जैसा लग रहा था। लेकिन पहले इस राजकुमारी का चेहरा धोना होगा। जबकि गीता दिव्या को बाथरूम ले जा रही थी, राज एक पल के लिए बिस्तर के पास खड़ा रहा। उसने अपने खाली हाथों की ओर देखा। उसकी अब कोई मंगेतर नहीं थी, उसकी अब कोई अंगूठी नहीं थी। संभवतः उसने दफ्तर से भागने के कारण कुछ सहयोगियों को खो दिया था। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को नल के पानी के साथ हंसते हुए सुना, तो राज को पता चला कि अपने जीवन में पहली बार वह असीम रूप से अमीर था। भावनात्मक चरमोत्कर्ष। प्रियंका के निकाले जाने के 3 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन राज हवेली में समय की गति बदल गई थी। अब वह राज साहब के एजेंडे से चिह्नित वह उन्मत्त और कॉरपोरेट समय नहीं था। अब यह 7 साल की बच्ची के उपचार की जरूरतों द्वारा निर्देशित एक धीमा, धैर्यपूर्ण समय था। दृश्य एक कीटाणु रहित और ठंडे अस्पताल के गलियारे में स्थानांतरित हो गया। कीटाणुनाशक की गंध और एयर कंडीशनिंग मशीनों की लगातार भनभनाहट ने असहनीय तनाव का माहौल बना दिया था। यह कोई लग्जरी निजी क्लिनिक नहीं था जहां इंतजार करते समय शैंपेन परोसी जाती है। राज ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अस्पताल को चुना था, पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वहां डॉ. शर्मा काम करते थे। न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में एक हस्ती जिसे प्रियंका ने महीनों पहले एक मध्यम वर्ग के डॉक्टर के रूप में खारिज कर दिया था, जो हमारे स्तर को नहीं समझेगा। राज गलियारे में इधर उधर चल रहा था, अपने जूतों के तले घिस रहा था। उसने घंटों पहले अपनी टाई उतार दी थी। उसकी कमीज सिकुड़ी हुई थी और उस पर कॉफी के दाग थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अपने जीवन में पहली बार उसकी सार्वजनिक छवि उसकी आखिरी चिंता थी। प्लास्टिक की सख्त कुर्सी पर बैठी, हाथों में एक सस्ती लकड़ी की माला लिए, गीता थी। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी। राज ने घटना के अगले दिन ही उसे सख्ती से मना कर दिया था। इस घर में अब तुम वर्दी नहीं पहनोगी।
उसने उससे कहा था। अब उसने एक साधारण ब्लाउज और एक लंबी स्कर्ट पहन रखी थी, विनम्र लेकिन गरिमापूर्ण कपड़े। उसके होंठ एक शांत और लगातार प्रार्थना में हिल रहे थे, विश्वास का एक मंत्र जो हताशा को दूर रखता था। 4 घंटे हो गए हैं। गीता, राज ने उसके सामने रुकते हुए और अपने बालों में हाथ फेरते हुए चिंता से अपने बाल बिखेरते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि 3 घंटे लगेंगे। कुछ गलत हो गया है, मुझे पता है। भगवान मुझे एक बुरा पिता होने के लिए सजा दे रहा है। वह मुझे उसे स्वस्थ देखने का अवसर छीन लेगा। गीता ने अपनी प्रार्थना रोकी और सिर उठाया। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसकी राज को हताशा से ईर्ष्या हो रही थी। दुर्भाग्य को मत बुलाइए मालिक राज, उसने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। भगवान का समय आपकी स्विस घड़ी का समय नहीं है। बच्ची मजबूत है, वह अनादर और अंधेरे से बची है। एक ऑपरेशन उसे नहीं हराएगा, विश्वास रखिए। मुझे डर लग रहा है गीता, करोड़पति ने उसके बगल में बैठते हुए और अपने सिर को अपने हाथों में दबाते हुए स्वीकार किया। मुझे ऐसा डर लग रहा है जो मुझे पंगु बना देता है। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है, अगर वह कभी देख नहीं पाती है, तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मैं पहले कोशिश कर सकता था। मैं यह जानकर कैसे जीऊंगा कि मैंने प्रियंका को उसे यह विश्वास दिलाने दिया कि उसकी अंधता एक स्थायी सजा थी। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो आप उसके पिता बने रहेंगे। गीता ने राज के कांपते हुए हाथ पर अपना खुरदुरा हाथ रखते हुए जवाब दिया, और वह इसे जान जाएगी। वह आपका प्यार महसूस करेगी। दृष्टि एक उपहार है मालिक, लेकिन प्यार ही सहारा है। दिव्या एक ऐसे अंधे पिता को पसंद करती है जो उससे प्यार करता है, बजाय एक ऐसे पिता के जिसकी दृष्टि परफेक्ट हो, जो उसे अनदेखा करता है। आपने उसे सबसे बड़ा चमत्कार पहले ही दे दिया है। आप उसके लिए वापस आए थे, इससे पहले कि राज जवाब दे पाता। ऑपरेशन थिएटर के दोहरे दरवाजे एक वायवीय फुफकार के साथ खुल गए। डॉ. शर्मा सर्जिकल मास्क हटाते हुए बाहर आए। उनकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और उनका चेहरा गंभीर था। राज कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसमें कोई स्प्रिंग लगा हो। गीता धीरे धीरे खड़ी हो गई, माला को अपनी छाती से कसकर पकड़े हुए। डॉ. राज सवाल भी नहीं पूछ पाया, शब्द उसके सूखे गले में अटक गए। डॉक्टर ने आह भरी और दोनों की ओर देखा। उन्होंने करोड़पति और पूर्व नौकरानी के बीच कोई भेद नहीं किया। उन्होंने 2 चिंतित माता पिता को देखा। यह जटिल था, डॉ. शर्मा ने स्वीकार किया। नसों में क्षति केवल मूल दुर्घटना के कारण नहीं थी, पुराने तनाव और ठीक है। बच्ची को हुए भावनात्मक आघात ने बहुत गंभीर साइकोसोमैटिक इंट्राओकुलर दबाव पैदा कर दिया था। दिव्या का शरीर दृष्टि को अस्वीकार कर रहा था क्योंकि उसने देखने को दर्द से जोड़ दिया था। राज को अपराध बोध की एक इतनी तीखी चुभन महसूस हुई कि उसे गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसकी बेटी देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जो देखती थी वह एक शत्रुतापूर्ण दुनिया थी। तो गीता ने आशा से भरी आवाज में आगे बढ़ते हुए पूछा। हमने तंत्रिका को दबाव से मुक्त कर दिया है, डॉक्टर ने कहा, और उसके चेहरे पर एक हल्की थकी हुई मुस्कान दिखाई दी। शारीरिक रूप से सर्जरी एक सफलता रही है, लेकिन हवा में एक गिलोटिन की तरह लटका रहा। लेकिन क्या? राज ने मांग की। वह अभी एनेस्थीसिया से जाग रही है और बहुत परेशान है। वह शारीरिक दर्द से नहीं बल्कि घबराहट से चिल्ला रही है। शामक काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका एड्रेनालिन बढ़ गया है। उसे शांत होने की जरूरत है, वरना रक्तचाप उसकी आंखों में टांकों को फाड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह मिनटों में हमेशा के लिए अपनी दृष्टि खो देगी। डॉक्टर ने राज की ओर घूर कर देखा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर भेजने की जरूरत है, कोई ऐसा जो उसे शांत कर सके, कोई जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती हो। सचमुच नर्सें उसे छू नहीं सकती। वह हवा में मुक्के मारती है यह सोचकर कि उसे चोट पहुंचाई जाएगी। राज ने तुरंत गीता की ओर देखा। तुम जाओ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह तुम्हें चाहती है, तुम उसका आश्रय हो, तुम उसे शांत कर सकती हो। गीता ने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों की ओर देखा और फिर राज की ओर। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की एक चमक थी। वह जानती थी कि वह ऐसा कर सकती है। वह अंदर जा सकती थी, अपना गाना गा सकती थी और दिव्या उसकी बाहों में सो जाती। यह आसान होता, यह सुरक्षित होता। लेकिन गीता जानती थी कि अगर वह अंदर जाती तो राज हमेशा दूसरा रहेगा। अगर वह अंदर जाती तो वह इस विचार को मान्य करती कि पिता सांत्वना के लिए बेकार है। इस परिवार को वास्तव में ठीक होने के लिए पिता को नायक बनना था। नहीं, गीता ने सिर हिलाते हुए और एक कदम पीछे हटते हुए कहा। क्या? राज ने अविश्वास और घबराहट से उसकी ओर देखा। गीता, यह इसके लिए समय नहीं है। उसे तुम्हारी जरूरत है।
तुम उसे शांत करना जानती हो। मुझे नहीं पता क्या करना है। बिल्कुल, इसलिए आपको जाना होगा। गीता ने एक ऐसे अधिकार के साथ कहा जो कोई प्रतिवाद नहीं मानता था। वह जानती है कि मैं यहां हूं। वह उम्मीद करती है कि मैं उसे बचाऊंगी, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके पापा उसे बचा सकते हैं। अगर मैं जाती हूं तो आप हमेशा वही होंगे जो बिल चुकाते हैं। अगर आप जाते हैं और उसे शांत करने में सफल होते हैं तो आप हमेशा के लिए उसके पिता बन जाएंगे। और अगर मैं असफल रहा, राज ने डरते हुए फुसफुसाया, और अगर वह शांत नहीं हुई और उसके टांके खुल गए तो मैं उसे अंधा करने का दोषी होऊंगा। आप असफल नहीं होंगे। गीता ने उसे धीरे से दरवाजे की ओर धकेलते हुए आश्वासन दिया, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और प्यार कभी असफल नहीं होता। उसे गाओ, दिल से बात करो, दिमाग से नहीं। जाओ राज साहब, अपनी बेटी को ढूंढो। राज ने गीता की ओर आखिरी बार देखा, गहरी सांस ली जैसे कोई गहरे पानी में उतरने वाला हो, और सिर हिलाया। उसने नर्स द्वारा कांपते हाथों से दी गई बांझ गाउन पहनी और रिकवरी रूम में प्रवेश किया। आवाज दिल दहला देने वाली थी। नहीं, मुझे मत छुओ प्रियंका, नहीं। मैं वादा करती हूं कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। दिव्या चिल्ला रही थी। बच्ची स्ट्रेचर पर मोटी सफेद पट्टियों से आंखों पर पट्टी बांधे हुए थी। उसे अपनी कलाई से बांधा गया था ताकि वह पट्टी न उतार सके, और वह एक छोटे जंगली जानवर की तरह पट्टियों से जूझ रही थी। उसका हृदय गति मॉनिटर जोर जोर से बज रहा था, एक लाल अलार्म जो आसन्न खतरे का संकेत दे रहा था। 2 नर्सें उसे बिना चोट पहुंचाए पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दिव्या खतरनाक रूप से पट्टियों को गीला करते हुए आंसू बहाती हुई छटपटा रही थी। प्रियंका का नाम सुनकर राज को लगा कि दुनिया उस पर गिर गई है। अपने एनेस्थीसिया के बाद के प्रलाप में भी राक्षस मौजूद था। मुझे उसके साथ अकेला छोड़ दो, राज ने आदेश दिया। उसकी आवाज उतनी तेज निकली जितनी उसने उम्मीद नहीं की थी। मालिक, अगर वह ज्यादा हिलती है तो यह खतरनाक है, एक नर्स ने कहना शुरू किया। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। राज ने अपनी बेटी से नजर हटाए बिना दहाड़ा। बाहर निकलो। नर्सें डरकर पीछे हट गईं। दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। राज स्ट्रेचर के पास आया। दिव्या ने किसी की उपस्थिति महसूस की और मार की उम्मीद में सिकुड़ गई। मुझे मत मारो, बच्ची ने कराहते हुए कहा। राज ने अपने गले में गांठ निगल ली। वह उस पर झुका, लेकिन उसे नहीं छुआ। उसे याद आया कि गीता ने उसे क्या सिखाया था। पहले आवाज, फिर स्पर्श। राज ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज बेसुरी, गंभीर थी, गीता की मीठी सोप्रानो आवाज जैसी बिल्कुल नहीं। वह लोरी गा रहा था जिसे उसने हफ्तों से दरवाजे के माध्यम से सुना था। सो जाओ मेरी बच्ची, सूरज का टुकड़ा, स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं और मैं यहां हूं। दिव्या हिलना बंद कर दी। उसने पट्टियों से जूझना बंद कर दिया। मानथेगा। अपना सिर आवाज की ओर घुमाया। पापा? उसने हांफते हुए पूछा। हाँ मेरी जान, मैं पापा हूं। राज ने बात करना जारी रखा, अपनी आवाज को इतना धीमा कर दिया कि वह एक सम्मोहक फुसफुसाहट में बदल गई। प्रियंका नहीं है। प्रियंका चली गई। राक्षस चले गए। तुम अस्पताल में हो। डॉक्टर ने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी हैं। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, सब अंधेरा है। दिव्या सिसकी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होने लगी। मुझे पता है मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन तुम अंधेरे में अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं। राज ने अपना बड़ा और गर्म हाथ बच्ची के माथे पर रखा। इस बार दिव्या सिकुड़ी नहीं। इसके विपरीत उसने अपने पिता के हाथ की ओर अपना सिर धकेला, संपर्क की तलाश में। पापा यहां हैं और मैं किसी बैठक में नहीं जाऊंगा। मैं फोन का जवाब नहीं दूंगा। मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी। और गीता? बच्ची ने पूछा। उसकी आवाज एनेस्थीसिया के प्रभाव से चिपचिपी हो रही थी, जो अब एड्रेनालिन कम होने के साथ प्रभावी होने लगी थी। गीता बाहर हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। उसने मुझसे कहा था कि मैं अंदर जाऊं। उसने मुझसे कहा था कि आज मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। मुझे फिर से स्वर्गदूतों वाला हिस्सा गाओ। दिव्या ने फुसफुसाया। उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध हो गईं। राज, वह आदमी जिसने शत्रुतापूर्ण बोर्ड मीटिंग्स के सामने लाखों डॉलर के सौदे बंद किए थे, उसे लगा कि यह उसके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह गाता रहा, अपनी बेटी के बालों को सहलाता रहा, जबकि हृदय गति मॉनिटर लाल अलार्म से शांति की हरी और स्थिर ताल में बदल गया। दरवाजे की खिड़की से गीता दृश्य को देख रही थी। एक अकेली आंसू उसके गाल से लुढ़क गया। यह दुख का नहीं था, बल्कि मिशन पूरा होने का था। उसने देखा कि पिता बेटी के पट्टी बांधे माथे को चूम रहा था और बच्ची भरोसेमंद, सुरक्षित नींद में सो रही थी। गीता मुस्कुराई। उसने क्रॉस का चिन्ह बनाया और फिर से गलियारे में बैठ गई। पुल का उसका काम खत्म हो गया था।
अब परिवार का असली काम शुरू हो रहा था। वादा। 4 दिन बाद राज हवेली एक कृत्रिम अंधेरे में डूबी हुई थी। डॉक्टर के आदेश पर सभी पर्दे बंद कर दिए गए थे। यह वह दिन था, पट्टी हटाने का दिन। मुख्य कमरे में माहौल बिजली जैसा था। कोई मेहमान नहीं था, कोई प्रेस नहीं था, कोई पार्टियां नहीं थीं। केवल आवश्यक लोग थे, राज, गीता, डॉ शर्मा और पीछे सेवा कर्मचारी, जो प्रियंका के जाने और राज के नए रवैये के बाद मौलिक रूप से बदल गए थे। अब बच्ची के प्रति वास्तविक और भयभीत सम्मान दिखा रहे थे, जिसे वे पहले अनदेखा करते थे। दिव्या मखमली के एक बड़े सोफे पर बैठी थी। उसने अपने गोद में अपने तैयार गहरे धूप के चश्मे रखे हुए थे। राज उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथों को पकड़े हुए था। गीता सोफे के ठीक पीछे खड़ी थी, बच्ची के कंधे पर एक हाथ रखे हुए थी, उसका हमेशा का शारीरिक सहारा। क्या तुम तैयार हो? दिव्या, डॉ शर्मा ने पट्टी काटने के लिए सर्जिकल कैंची तैयार करते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है पापा, दिव्या ने स्वीकार किया, राज के हाथों को कसकर दबाते हुए। जो भी हो दिव्या, कुछ नहीं बदलता, राज ने उसे तीव्रता से देखते हुए कहा, हालांकि वह उसे अभी तक नहीं देख सकती थी। अगर तुम देखती हो तो यह अद्भुत होगा, और अगर तुम नहीं देखती हो तो भी यह अद्भुत होगा, क्योंकि हमारे पास हम हैं। तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे यह देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरा प्यार करता हूं जैसी तुम हो। ये शब्द अंतिम कुंजी थे सालों तक। दिव्या को लगा था कि उसकी अंधता एक कमी थी, कुछ ऐसा जो उसे कमजोर बनाता था। अपने पिता को यह कहते हुए सुनकर कि वह उसे उसकी अंधता के साथ प्यार करता है, उसके प्रदर्शन का बोझ हट गया। मैं तैयार हूं, बच्ची ने बहादुरी से कहा। डॉक्टर ने आगे बढ़ा। पट्टी काटने वाली कैंची की आवाज कमरे की चुप्पी में तेज होती महसूस हुई। मोड़ दर मोड़ सफेद पट्टी जमीन पर सांप की मरी हुई त्वचा की तरह गिरती गई। अपनी आंखें बंद रखो, डॉक्टर ने निर्देश दिया। अब उन्हें बहुत धीरे से खोलो, रोशनी तुम्हें परेशान करेगी। दिव्या ने अपनी पलकें कस लीं, वह कांप रही थी। अपनी आंखें खोलो मेरी जान, मैं यहां हूं, राज ने फुसफुसाया। धीरे धीरे दिव्या ने अपनी पलकें खोलीं। शुरू में कमरे की मंद रोशनी उसे एक सफेद और दर्दनाक विस्फोट जैसी लगी। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह जल रहा है, उसने शिकायत की। यह सामान्य है, यह सामान्य है, डॉक्टर ने कहा। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। दिव्या ने फिर से पलकें झपकाईं। सफेद और धुंधली दुनिया आकार लेने लगी, रंग के धब्बे, हिलती हुई छायाएं। यह एक परफेक्ट हाई डेफिनिशन दृष्टि नहीं थी, यह एक पानी के रंग की दुनिया थी, धुंधली और कोहरे जैसी, लेकिन कुछ था। अब वह पूर्ण अंधकार नहीं था। उसने आगे देखा, उसके सामने एक गहरा धब्बा था, एक व्यक्ति के आकार का धब्बा। दिव्या ने संशय में हाथ बढ़ाया। राज आंसू बहाते हुए अपनी सांसें रोककर स्थिर खड़ा रहा। बच्ची के हाथ ने उसके पिता के चेहरे को छुआ, उसकी उंगलियों ने उसकी नाक, गीले गाल, उगती हुई दाढ़ी को छुआ। पापा, उसने पूछा। हाँ, राज ने गले में अटकी आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हें देखती हूं, दिव्या ने फुसफुसाया। यह वाक्य एक भूकंप था। मैं तुम्हें धुंधला देखती हूं, तुम दाढ़ी वाले बादल जैसे दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें देखती हूं। राज ने शुद्ध खुशी की एक सिसकी भरी और अपनी बेटी को सावधानी से गले लगाया, अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबा दिया। गीता सोफे के पीछे अपनी मुंह ढक ली ताकि एक भावनात्मक चीख को दबा सके। पीछे सेवा कर्मचारी धीरे से ताली बजाने लगे, कुछ खुले तौर पर रो रहे थे। मुझे रंग दिख रहे हैं, दिव्या ने अपने पिता से अलग होते हुए और चारों ओर देखते हुए कहा। मुझे वहां ऊपर कुछ नीला दिख रहा है। उसने गीता की ओर इशारा किया। वह गीता है, राज ने आंसुओं के बीच हंसते हुए कहा, हमेशा नीली पोशाक में। हालांकि मैंने उससे कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। दिव्या सोफे में मुड़ी और नीले धब्बे की ओर देखा, जो उसकी दूसरी मां थी। गीता, तुम सुंदर हो, बच्ची ने उसकी ओर बाहें फैलाते हुए कहा। गीता सोफे के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, गले मिल गई। यह जीत की छवि थी। दवा ने अपना काम किया था, लेकिन प्यार ने रोगी को सहारा दिया था। शुरुआती भावना शांत होने के बाद और डॉ शर्मा ने पुष्टि की कि दृश्य वसूली प्रगतिशील होगी और बहुत अधिक चिकित्सा की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कि पूर्वानुमान उत्कृष्ट था। राज खड़ा हो गया, अपने आंसू पोंछे और एक अधिकारपूर्ण मुद्रा अपनाई, लेकिन इस बार यह एक या मैनी हो गई, उदार अधिकार था। उसने सेवा कर्मचारियों को पास आने का इशारा किया। बावर्ची, माली, ड्राइवर और 2 नई नौकरानियां, जिन्होंने प्रियंका के जासूसों की जगह ली थी, सभी ने एक अर्धवृत्त बनाया। मैं एक घोषणा करना चाहता हूं,
राज ने स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज में कहा, और मैं चाहता हूं कि यह इस घर के सभी वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो। राज गीता की ओर चला और उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने बगल में खड़ा होने के लिए मजबूर किया। कमरे के केंद्र में, पीछे नहीं, एक तरफ नहीं, बल्कि केंद्र में। गीता अब मेरे लिए काम नहीं करती है, राज ने घोषित किया। कर्मचारियों के बीच भ्रम की एक फुसफुसाहट फैल गई। गीता ने घबराहट से राज की ओर देखा। वह उसे अब निकाल देगा जब बच्ची ठीक हो गई थी। मालिक, गीता ने कहना शुरू किया। गीता मेरे लिए काम नहीं करती है, राज ने मुस्कुराते हुए दोहराया। गीता मेरे साथ काम करती है। आज से गीता घर की मुख्य प्रबंधक और दिव्या की कानूनी अभिभावक है। यदि मैं अनुपस्थित रहता हूं, इस घर के कामकाज पर उसका पूर्ण अधिकार है। अगर वह कहती है कि दिन है तो दिन है, भले ही आधी रात हो। समझे? कर्मचारियों ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। संदेश स्पष्ट था। गीता का अनादर करना मालिक का अनादर करना था। राज ने गीता की ओर मुड़कर अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। यह बर्खास्तगी का लिफाफा नहीं था, यह कानूनी कागजात थे। मैंने दिव्या के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, राज ने अपनी आवाज धीमी करते हुए समझाया ताकि गीता और बच्ची ही उसे सुन सकें। और मैंने एक खंड जोड़ा है, तुम संयुक्त प्रशासक हो। मैंने तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर दिया है गीता, भुगतान के रूप में नहीं बल्कि न्याय के रूप में। तुम्हें फिर कभी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, न तुम्हें और न ही तुम्हारे परिवार को गांव में। तुमने इस मेज पर अपनी जगह बना ली है, खून से नहीं बल्कि वफादारी से। गीता ने कागजात की ओर देखा और फिर राज की ओर। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसकी पूरी जिंदगी सेवा करना, सिर झुकाना, अदृश्य रहना रहा था, और अब यह आदमी उसे सम्मान का स्थान दे रहा था। मैं बस बच्ची की देखभाल करना चाहती हूं मालिक, उसने विनम्रता से कहा। और तुम वही करोगी, लेकिन तुम इसे घर की मालकिन के रूप में करोगी, नौकरानी के रूप में नहीं, राज ने कहा। फिर अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने जोड़ा, और कृपया उन पुराने कपड़ों को जला दो। कल हम खरीदारी करने जाएंगे, हम तीनों। दिव्या को नए चश्मे की जरूरत है, और तुम्हें ऐसे कपड़े चाहिए जो तुम्हारी आत्मा के स्तर के हों। दिव्या, जो एक चमचमाती मुस्कान के साथ सब कुछ सुन रही थी, अपने पिता के हाथ और गीता के हाथ को ढूंढने के लिए टटोली। उसने उन्हें अपने गोद में मिला दिया। अब हम एक टीम हैं, बच्ची ने फैसला सुनाया। राज ने अपने जुड़े हुए हाथों की ओर देखा। एक करोड़पति का हाथ, एक अंधी बच्ची का हाथ जो रोशनी देखना शुरू कर रही थी, और एक ग्रामीण महिला का हाथ जिसने उन्हें सच्चाई देखना सिखाया था। हाँ मेरी जान, राज ने ऐसी शांति महसूस करते हुए कहा जो उसे किसी भी व्यावसायिक विलय ने कभी नहीं दी थी। हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। शीर्षक का वादा पूरा हो गया था। न केवल पिता ने बेटी को दुष्ट सौतेली मां से बचाया था, बल्कि नौकरानी ने करोड़पति को अपनी ही अंधता से बचाया था। घर पहले ठंडा और शांत, अब रोशनी से भरा था। न केवल वह रोशनी जो खिड़कियों से अंदर आती थी, बल्कि वह जो उसके निवासियों से निकलती थी। अंतिम संकल्प और उपसंहार। उपभाग 1, मुखौटा का गिरना। ऑपरेशन के 3 महीने बाद परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया। हम अब राज हवेली की गर्मजोशी में नहीं थे, बल्कि शहर के उच्च समाज के केंद्र क्लब कंट्री हाइट्स के ठंडे और विशेष प्रवेश द्वार पर थे। एक ऐसी जगह जहां दिखावा ही सब कुछ है, और जहां प्रियंका रानी मधुमक्खी की तरह राज करती थी। प्रियंका एक टैक्सी में आई। उसकी स्पोर्ट्स कार हफ्तों पहले जब्त कर ली गई थी। उसने एक ब्रांडेड पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह पिछले सीजन की थी, और अगर कोई करीब से देखता तो उसे हेमलाइन पर घिसाव दिखता। उसकी मुद्रा हालांकि अभी भी अभिमानी थी। वह यह छवि पेश करने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक था, कि राज के साथ ब्रेकअप सिर्फ एक समय की बात थी और वह अभी भी अछूती थी। वह अपनी ठोड़ी ऊपर करके रिसेप्शन की ओर चली, छत पर चाय पी रही महिलाओं की फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए। शुभ प्रभात रामन, प्रियंका ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुख्य लाउंज की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। मैं अपनी हमेशा वाली मेज पर जा रही हूं। रिसेप्शनिस्ट, एक बूढ़ा आदमी जिसने हमेशा उसे झुककर सलाम किया था, इस बार हिला भी नहीं। वह एक पेशेवर असहजता की अभिव्यक्ति के साथ उसके रास्ते में आ गया। मुझे अफसोस है सुश्री प्रियंका, आप अंदर नहीं जा सकती। प्रियंका एक जमी हुई मुस्कान के साथ अचानक रुक गई, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। मैं एक मानद सदस्य हूं। मेरे मंगेतर राज साहब इस क्लब में सबसे बड़ी कॉरपोरेट हिस्सेदारी के मालिक हैं। राज साहब अब आपके मंगेतर नहीं हैं।
एक गंभीर आवाज गूंज उठी। प्रियंका मुड़ी। राज वहां था, लेकिन वह टेनिस या कैजुअल क्लब के कपड़े नहीं पहने हुए था। उसने एक बेदाग, गहरा, सख्त कट वाला सूट पहना था। वह वहां सामाजिकता के लिए नहीं था, वह एक सजा को अंजाम देने के लिए था। उसके बगल में सभी उपस्थित लोगों के आश्चर्य के लिए कोई नया मॉडल या उत्तराधिकारी नहीं था। वहां उसकी फर्म का मुख्य वकील एक मोटे चमड़े के ब्रीफकेस के साथ था। राज। प्रियंका ने अपने चेहरे को नरम करने की कोशिश की, उस भेद्यता की तलाश में जिसे वह आमतौर पर हेरफेर करती थी। मेरे प्यार, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। यह सब एक भयानक गलतफहमी रही है। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी का नंबर गलत है। राज ने उसे ऐसी उदासीनता से देखा जो नफरत से ज्यादा दर्दनाक थी। मेरी सेक्रेटरी को तुमसे किसी भी संपर्क को ब्लॉक करने के सख्त आदेश हैं और रामन को तुम्हारा एक्सेस रद्द करने के आदेश हैं। क्लब का शेयर मेरे नाम पर था, प्रियंका, और चूंकि तुम अब भविष्य की श्रीमती राज नहीं हो, तुम्हारे पास अब कोई प्रवेश नहीं है। प्रियंका ने अपने चारों ओर देखा। चाय वाली महिलाओं ने दिखावा करना बंद कर दिया था और अब खुले तौर पर देख रही थीं, एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं। सार्वजनिक अपमान, उसका सबसे बड़ा डर, साकार हो रहा था। तुम यह मुझसे नहीं कर सकते, प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके पास आकर तुम मुझे सामाजिक रूप से नष्ट कर दोगे। क्या तुम्हें पता है कि वे क्या कहेंगे? वे सच कहेंगे, राज ने शांति से जवाब दिया। वे कहेंगे कि तुमने एक विकलांग बच्ची का दुरुपयोग करने की कोशिश की और इसके लिए तुम्हें निकाल दिया गया। यह झूठ है, उसने आपा खोते हुए चिल्लाया। राज ने अपने वकील को इशारा किया। आदमी ने ब्रीफकेस खोला और अदालत के लोगों से मुहरबंद एक मोटा लिफाफा निकाला। सबूत। राज ने लिफाफा उठाया और उसे उसकी ओर बढ़ाया। यह रहा मुकदमे की सूचना। इसमें डॉ. शर्मा की दिव्या की पुरानी चोटों पर चिकित्सा गवाही, 3 कर्मचारियों की शपथ पत्र गवाही शामिल है, जिन्हें तुमने अन्यायपूर्ण तरीके से निकाला था और जो अब मेरे लिए फिर से काम कर रहे हैं। और ओह हाँ, तुम्हारे खर्चों की रिपोर्ट। पता चला कि जो चैरिटी का पैसा मैं तुम्हें देता था वह तुम्हारे विदेशी व्यक्तिगत खातों में जा रहा था। इसे धोखाधड़ी कहते हैं, प्रियंका, और यह जेल है। प्रियंका पीली पड़ गई। उसके हाथ लिफाफे को पकड़ने की कोशिश करते हुए कांप गए, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर राज के पैरों पर गिर गया। राज, कृपया, वह घुटनों के बल गिरते हुए विनती की, पश्चाताप के कारण नहीं, बल्कि हताशा के कारण। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वे मेरा अपार्टमेंट छीन लेंगे। अगर तुम मुझ पर मुकदमा करते हो तो तुम मुझे तबाह कर दोगे। दया करो। हम एक जोड़े थे। राज ने उसे ऊपर से देखा। उसे वह पल याद आया जब वह गीता और दिव्या के सामने घुटनों के बल बैठा था। वह प्यार और विनम्रता का एक कार्य था। यह प्रियंका को पैसे के लिए घुटनों के बल बैठे देखना दयनीयता का एक कार्य था। दया। राज ने ठंडेपन से कहा, मैं तुम्हें आज ही जेल में न डालने से दे रहा हूं। तुम्हारे पास शहर छोड़ने के लिए 24 घंटे हैं। अगर मैं तुम्हें फिर कभी अपनी बेटी गीता या मेरे घर के पास देखता हूं तो धोखाधड़ी का मुकदमा एक नाबालिग पर गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के आपराधिक मुकदमे में बदल जाएगा। और मेरा विश्वास करो, मेरे पास यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं कि तुम अपनी बाकी की जवानी सलाखों के पीछे बिताओ। राज मुड़ा, उसे निश्चित रूप से अपनी पीठ दिखाते हुए। राज, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, प्रियंका ने रैंगर के आंसुओं से रोते हुए चिल्लाया। राज 1 सेकंड के लिए रुका और अपना सिर घुमाया। तुम सही कहती हो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। प्रियंका ने भ्रमित और आशावान होकर सिर उठाया। तुम्हारी क्रूरता के लिए धन्यवाद, राज ने कहा। मैंने दयालुता को महत्व देना सीखा। तुम्हारे लालच के लिए धन्यवाद। मैंने पाया कि मेरे घर की असली रानी कौन थी। अलविदा प्रियंका, तुम्हें एक आत्मा मिले, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता अब खत्म हो रही है। राज दृढ़ कदमों से क्लब से बाहर निकल गया। उसके पीछे प्रियंका जमीन पर अकेली रह गई, फुसफुसाहट और घृणा भरी नजरों से घिरी हुई, एक कानूनी लिफाफा पकड़े हुए थी जो उसके सतही जीवन की कब्र थी। दिव्य न्याय आ चुका था, बिजली के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के हस्ताक्षर के साथ जिसे अब डर नहीं था। भाग 2, सच्चाई का बगीचा। दृश्य हवेली के बगीचे में बदल गया। वही जगह जहां दुःस्वप्न शुरू हुआ था अब पहचानने योग्य नहीं था। जहां पहले सटीक घास और ठंडी मूर्तियां थीं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था, अब जीवन था। शताब्दी पुराने ओक के पेड़ की शाखा से एक झूला लटका हुआ था। खिलौने बिखरे हुए थे और सबसे ऊपर फूल थे। प्रतियोगिता वाले फूल नहीं, बल्कि जंगली फूल, रंगीन और अव्यवस्थित। दिव्या घास पर बैठी थी। उसने अब गहरे धूप के चश्मे नहीं पहने थे,
बल्कि गुलाबी फ्रेम वाले चश्मे थे। उसकी दृष्टि परफेक्ट नहीं थी। वह दुनिया को अभी भी थोड़ा धुंधला देखती थी, एक प्रभाववादी चित्रकला की तरह, लेकिन उसे रंग दिखते थे और यह काफी था। गीता उसके बगल में बैठी थी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे। उसे कुछ पेटूनिया को रोपना सिखा रही थी। जड़ को महसूस करो मेरी बच्ची, गीता दिव्या के हाथों का मार्गदर्शन करते हुए कह रही थी। तुम्हें इसके साथ प्यार से पेश आना होगा ताकि यह नई मिट्टी में पकड़ बना सके। अगर तुम इसे बहुत कसकर दबाती हो तो यह डर जाती है और बढ़ती नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे लोग। राज एक कप कॉफी हाथ में लिए छत से दृश्य को देख रहा था। उसने अब सूट नहीं पहना था। उसने लिनेन की पैंट और एक मुड़ी हुई कमीज पहन रखी थी। वह युवा, अधिक जीवंत दिख रहा था। उसने कप रख दिया और उनकी ओर चला। सीधे घास पर बैठ गया, दागों की परवाह किए बिना। दुनिया की सबसे खूबसूरत माली को मदद चाहिए? राज ने पूछा। दिव्या ने सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी आंखें, जो पहले खोई हुई थीं, अब अपने पिता के चेहरे को ढूंढ रही थीं और पा रही थीं। पापा, गीता कहती है कि इन फूलों को खुशियां कहते हैं, दिव्या ने उत्साह से कहा। वह कहती है कि अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करते हैं तो वे कभी दुखी नहीं होते। गीता खुशियों के बारे में बहुत कुछ जानती है। राज ने उस महिला की ओर देखते हुए जवाब दिया जिसने उसके परिवार को बचाया था। वह इस घर में खुशी लाई थी जब केवल चुप्पी थी। गीता शर्मा गई और अपने हाथों को एक कपड़े से पोंछा। मैं बस वही कर रही हूं जो करना है, मालिक, उसने अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ कहा। राज एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गीता के गंदे हाथों में से एक और दिव्या के हाथों में से एक पकड़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, राज ने कहा। उसने अपनी जेब से 2 छोटे डिब्बे निकाले। वे महंगे गहनों के डिब्बे नहीं थे। वे हाथ से नक्काशी किए गए लकड़ी के डिब्बे थे। दिव्या के लिए, उसने पहला उसे देते हुए कहा। बच्ची ने उसे अनाड़ीपन से खोला। अंदर एक चांदी का बना खुला आंख के आकार का लॉकेट वाला हार था। यह एक अनुस्मारक है, राज ने समझाया, ताकि तुम कभी न भूलो कि भले ही तुम कभी कभी धुंधला देखती हो, तुम्हारा दिल हमेशा स्पष्ट देखता है, और यह जानने के लिए कि पापा हमेशा यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो। दिव्या ने तुरंत चमकते हुए हार पहन लिया। अब तुम, गीता, राज ने उसे दूसरा डिब्बा बढ़ाते हुए कहा। गीता हिचकिचाई। मालिक, इसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे पहले ही ट्रस्ट, पद, कपड़े दे दिए हैं। इसे खोलो, उसने जोर दिया। गीता ने डिब्बा खोला। अंदर कोई गहना नहीं था। एक चाबी थी, एक पुरानी लोहे की गढ़ी हुई चाबी। यह क्या है? उसने भ्रमित होकर पूछा। यह इस घर की मूल चाबी है, राज ने कहा। मुझे यह मेरे दादाजी के दफ्तर में मिली थी। सालों तक मेरे पास कॉपी थी। प्रियंका के पास कॉपी थी। गार्डों के पास कॉपियां थीं। लेकिन यह मास्टर चाबी है जो प्रवेश द्वार से अटारी तक सभी दरवाजे खोलती है। राज ने गीता के हाथ में चाबी बंद कर दी। मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास रहे, क्योंकि एक घर ईंटों से घर नहीं बनता। यह उससे घर बनता है जो अंदर गर्मी रखता है। तुम इस घर की नैतिक मालकिन हो, गीता। तुम्हारे बिना यह सिर्फ एक खाली संग्रहालय है। तुम्हारे साथ यह एक परिवार है, गीता। वह महिला जिसने अपमान सहन किया था, जिसे चोर का आरोप लगाया गया था, ने अपने हाथ में चाबी की ओर देखा। वह रोई, लेकिन इस बार यह दर्द या बेबसी के आंसू नहीं थे, ये अपनेपन के आंसू थे। मैं उनकी देखभाल करने का वादा करती हूं, उसने फटी हुई आवाज में कहा। मैं वादा करती हूं कि यह चाबी कभी बुराई के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। दिव्या उन दोनों पर झपटी, उन दोनों को गले लगाया, उन्हें मिट्टी से सना दिया। शाम के सूरज के नीचे हंसी और आंसुओं का एक मिश्रण बनाया। भाग 3, उपसंहार। 1 साल बाद स्क्रीन काली हो जाती है और एक पाठ दिखाई देता है। 1 साल बाद छवे गुब्बारों और दौड़ते बच्चों से भरे एक पार्टी हॉल में खुलती है। यह दिव्या का 8वां जन्मदिन है। लेकिन यह कोई कठोर समाज पार्टी नहीं है। यह एक वास्तविक पार्टी है। वहां पिनाटा है, वहां गीता द्वारा बनाया गया घर का चॉकलेट केक है, और वहां खुशहाल संगीत है। हम दिव्या को दौड़ते हुए देखते हैं। हाँ, दौड़ते हुए। उसने अपने गुलाबी चश्मे पहने हुए हैं, लेकिन वह आत्मविश्वास के साथ चलती है। वह एक बच्चे को चकमा देती है, एक गुब्बारा पकड़ती है, गिर जाती है, लेकिन जमीन पर डरी हुई मदद का इंतजार करने के बजाय वह खुद उठती है, अपने घुटनों को झाड़ती है और हंसती रहती है। वह एक आजाद बच्ची है। एक तरफ की मेज पर राज दिव्या के दोस्तों के माता पिता को कोल्ड ड्रिंक परोस रहा है। वह शांत मजाक करते हुए दिख रहा है। एक आदमी उसके पास आता है। वह उसका एक पुराना व्यावसायिक साझेदार है। राज, तुम बदल गए हो, साझेदार कहता है। तुम व्यावसायिक दायरे से बहुत दूर चले गए हो। वे कहते हैं कि तुमने जापानियों के साथ विलय को रद्द कर दिया।
ताकि अपनी बेटी और मुख्य प्रबंधक के साथ डिज्नीलैंड जा सको। क्या तुम्हें पद खोने का डर नहीं है? राज मुस्कुराता है। वह वहां देखता है जहां दिव्या केक की मोमबत्तियां बुझा रही है। गीता उसके बगल में ट्रे पकड़े हुए है और सबसे जोर से गा रही है। पद? राज पूछता है जैसे कि यह शब्द एक विदेशी भाषा हो। मेरे दोस्त, वह देखो। वह अपनी बेटी की ओर इशारा करता है जिसने अभी अभी गीता की नाक पर मेरिंग्यू लगा दिया है, जिससे महिला की जोरदार हंसी फूट पड़ी। पहले मेरे बैंक में लाखों थे और मैं एक खाली घर में आता था जहां मेरी बेटी मुझसे डरती थी। अब मेरे खाते में कम शून्य हैं, लेकिन जब मैं घर आता हूं तो शोर होता है, अव्यवस्था होती है और प्यार होता है। मैंने पद नहीं खोया, मैंने जीवन जीता। राज साझेदार को छोड़कर पार्टी के केंद्र की ओर चला। दिव्या उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। पापा, गीता कहती है कि अगर मैं पिनाटा तोड़ती हूं तो मुझे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। राज उसे बाहों में उठाता है और उसे घुमाता है। तुम्हें पहले से ही सबसे बड़ा इनाम मिल चुका है राजकुमारी, और मुझे भी। गीता उनके पास खुशी से चमकते चेहरे के साथ आती है। राज उसे देखता है। कोई जबरदस्ती रोमांस नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा गहरा है, एक पूर्ण सम्मान है, एक पवित्र संगति है। वे सह माता पिता हैं, वे लड़ाई के साथी हैं। फोटो के लिए तैयार? राज पूछता है। गीता सिर हिलाती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। पार्टी का फोटोग्राफर चिल्लाता है, कहो परिवार, परिवार। वे तीनों एक साथ चिल्लाते हैं। कैमरे का फ्लैश चलता है, क्षण को जमा देता है। छवि चिमनी के शेल्फ पर एक काले और सफेद तस्वीर में बदल जाती है। कैमरा धीरे धीरे तस्वीर से दूर हटता है। हम कमरे को शांति में देखते हैं, लेकिन यह एक गर्म शांति है। जमीन पर खिलौने हैं। सोफे पर राज का एक स्वेटर गीता के शॉल के बगल में रखा है। घर सांस लेता है। राज की वॉइस ओवर। अंतिम विचार। मुझे लगा कि अंधा होना रोशनी न देखना है, लेकिन मैं गलत था। अंधा होना लोगों को देखना और उनके मूल्य को न पहचानना है। मेरी बेटी ने अपनी दृष्टि वापस पाई, लेकिन यह मैं था जिसने वास्तव में देखना सीखा, और अब मैं जो देखता हूं वह परफेक्ट है।